या प्रतिभा या कोई रखता है वीर बहादुर सिंह, दैट नेम वांट टू कन्वे अ मैसेज। तो नाम भी एक मैसेज देना चाहता है सोसाइटी को। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि जो 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो इनकी क्या मीनिंग है, इन्हें क्यों एक साथ लाया गया, और उसी में इस नाम की, इस पेपर की पूरी फिलॉसफी छुपी है और उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। इट मीन अगर आप इसके नामकरण को भी डिकोड कर पाते हैं तो भी आप लास्ट ईयर के कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसे ये 3 वर्ड हैं, इनके इंडिविजुअल देखते हैं। अभी तो कोर्स आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन लेमैन मीनिंग, क्योंकि ऐसे शब्द हैं जिनको आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, राइट। तो व्हाट डू मीन बाय एथिक्स, नीतिशास्त्र का क्या अर्थ होता है। आज हम लोग एक नए पेपर का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे आप लोग इसको अपने आप प्रिपेयर कर सकें थोड़ा सा आगे, जब तक क्लासेस नहीं होती हैं। तो यस, अंशिका, नहीं, क्या क्या नाम आपका, अंशिका, राइट। तो अंशिका बताएं, नीतिशास्त्र या एथिक्स से क्या समझती हैं, आपके माइंड में क्या मीनिंग आती है इस शब्द को सुन करके। मॉरल वैल्यूज, राइट। इट मीन सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमें सही और गलत में अंतर करके सही विकल्प को चुनने में हेल्प करता है। तो इट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड टू चूज द पाथ ऑफ राइटियसनेस, राइट। तो ये हमें सही और गलत में, अच्छे और बुरे में, क्या समाज में स्वीकृत है, क्या प्रतिबंधित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, उसमें अंतर करने में सहायता करता है। तो इट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, बिटवीन डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ, बिटवीन व्हाट इज सैक्रेड एंड व्हाट इज प्रोफेन, करेक्ट। और उसके बाद आप करेक्ट विकल्प को चूज कर पाए। तो जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसमें फिर आपको डिटेल में बताया जाएगा कि एथिक्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट इज सोसाइटी impose on its members to govern their choices, decisions, and behavior so that to establish an civilized and progressive society। तो ये ऐसे मानकों का समूह है नीतिशास्त्र जिसे कोई समाज स्वयं अपने सदस्यों पर आरोपित करता है, जिससे उनके निर्णय, उनके व्यवहार को, विकल्पों को नियंत्रित और निर्देशित कर सके और एक सभ्य समाज की स्थापना, प्रगतिशील समाज की स्थापना की जा सके। तो ये आपका एथिक्स हो गया। और इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ये भी तो लोक सेवकों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, एक बड़ा आवश्यक बुनियादी मूल्य है, राइट। तो इस पूरे पेपर में एक यूनिट, ये पूरी यूनिट 3 जो कहती है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, कि लोक सेवाओं के लिए बुनियादी मूल्य और अभिरुचि, तो उसमें फाउंडेशनल वैल्यूज डिस्कस की गई हैं, राइट। तो इट मीन्स ये जो पेपर है ये केवल आपके एक जीएस पेपर 4 तक ही नहीं है, इसमें जो वैल्यूज है दे आर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। तो चाहे वो ईमानदारी हो, सत्यनिष्ठा हो, निष्पक्षता हो, राजनीतिक तटस्थता हो, या फिर प्रतिबद्धता हो, राइट, दृढ़ता हो। और इतना ही नहीं, इस यूनिट 3 में ये भी दिया गया है कुछ अदर पॉजिटिव वैल्यूज, कि आपके अंदर इनके साथ साथ सहिष्णुता भी हो, समानुभूति भी हो, सेवा भावना भी हो और जन सेवा के लिए समर्पण भी हो। तो इट ऑल्सो इंक्लूड एम्पैथी, टॉलरेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। और यही वैल्यूज आपके अंदर इंटरव्यू में चेक की जाती हैं। तो पेपर आपके इंटरव्यू में जुड़ा हुआ है, क्योंकि व्हाट इज योर इंटरव्यू, पर्सनैलिटी असेसमेंट, व्यक्तित्व परीक्षण। एंड व्हाट इज योर पर्सनैलिटी, दैट इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, कैरेक्टर एंड वॉइस ऑफ कॉन्शियस। तो आपका जो व्यक्तित्व है वो केवल आपके नैतिकता, नीतिशास्त्रों, मूल्यों, आवृत्ति और चरित्र की ही एक छाया है। अगर इन्हें हम आपके अंदर से निकाल लें तो कुछ भी वर्थवाइल बचेगा नहीं आपके व्यक्तित्व में। तो इंटरव्यू में भी यही वैल्यूज आपके अंदर टेस्ट होने वाली हैं जो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, राइट। और इसके साथ साथ अगर अभी आप यूपीएससी के लास्ट ईयर के एस्से देखें, राइट, तो सारे ही एब्स्ट्रैक्ट आ रहे हैं। आउट ऑफ 8 एस्से 2 ग्रुप में होता है, दोनों में 4-4 टॉपिक होते हैं और दोनों से आपको एक एक चॉइस लेनी पड़ती है। तो पीसीएस में तो अभी भी टेक्नोलॉजी, साइंस और एनवायरनमेंट, इकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारे अमूर्त होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। जैसे टॉपिक का नाम ही हो गया आपका, जैसे लास्ट ईयर आया 2023 का है, ए शिप इन हार्बर इज सेफ बट दे आर नॉट मेंट फॉर इट। तो एक जहाज एक बंदरगाह में सुरक्षित होता है, लेकिन वो इसके लिए नहीं बना है। दूसरा टॉपिक क्या है कि सोसाइटी वेयर देयर इज मोर जस्टिस इट नीड लेस चैरिटी, कि एक समाज जहाँ पर ज़्यादा न्याय होता है वहाँ पर दान की आवश्यकता
कम पड़ती है। तो ऐसे टॉपिक आएंगे जिनको आप याद करके नहीं जा सकते। और यही यूपीएससी में क्या होता है कि हर साल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पर आप ऐसे बहुत से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो आपके एसए के टॉपिक एज इट इज हो जाते हैं। तो इंटीग्रिटी वर्ड भी आप फाउंडेशन वैल्यूज में पढ़ेंगे। तो ये कहा जाता है यू शुड बी अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी एज वेल एज वीमेन ऑफ इंटीग्रिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी, राइट। तो इंटीग्रिटी क्या होती है, सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ है? सत्यनिष्ठा का प्रशासन में अर्थ लिया जाता है इंटीग्रिटी रेफर्स दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्टेंसी इन मॉरल बिहेवियर अक्रॉस सिचुएशन एंड ओवर टाइम, है ना। तो प्रत्येक स्थिति में आप अपने नैतिक सिद्धांतों के अनुसार ही आचरण करें, चाहे कितना भी लालच हो या कितना भी जोखिम हो, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तब तक एथिकल हैं, है ना, यू चूज राइट पाथ टिल लेफ्ट पाथ इज नॉट अवेलेबल, है ना। तो आप ईमानदार इसलिए क्योंकि रिश्वत नहीं मिल रही है। तो रियल टेस्ट तब है जो आपके पास बैग से भरे भरे बैग आए रुपए के और आप उन्हें मना कर दें और आप ये बोले आई नीड द मनी और थ्रू, है ना, माई स्वेट, राइट। तो जो पसीना बहा करके अर्जित हुआ है वही पैसा हमें चाहिए। तो इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि प्रत्येक स्थिति में आप अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। अब नैतिकता क्या होगी, आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, कि राम राम जपना पराया माल अपना। तो इमैनुअल कांट कहता है कि द और मॉरल प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, वो सार्वभौमिक होते हैं। एंड यू कैन नॉट इफ डिफाइन योर मॉरल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, आप अपनी सुविधा के अनुसार नैतिकता को परिभाषित नहीं कर सकते, राइट। दे आर यूनिवर्सल एंड दिस शुड बी मॉरल एट ऑब्जेक्टिव बेसिस, इन्हें वस्तुनिष्ठ आधार पर नैतिक होना चाहिए। तो पहली बात ये हो गई। और सेकंड, वी शुड ऑलवेज फॉलो देम इन आवर बिहेवियर नो मैटर व्हाट इज द लेवल ऑफ टेम्पटेशन और थ्रेट, हम प्रत्येक स्थिति में अपने व्यवहार में उनका पालन करें, चाहे कितना भी जोखिम हो या कितना भी लालच क्यों ना हो, राइट। तो इट मीन्स हो सकता है कल को आप ऑफिसर बने तो रिश्वत का साइज भी बहुत बड़ा होता है ना, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के होते हैं। तो किसी ने आपसे कहा सर ये बैग आपके लिए बस केवल एक सिग्नेचर करना है, इट हैज़ 10 लाख रुपीज़। आपने कहा नहीं नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं सर दिस इज़ ओनली वन, बाकी के 9 बैग तो बाहर गाड़ी में रखे हैं, आपके एक इशारा करते ही आपकी गाड़ी में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो अब जितना ज़्यादा ब्राइब का लेवल होगा उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर दबाव पड़ेगा। अब आपने कहा कि नहीं नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, द मनी दैट आई गेट एज माई सैलरी दैट इज़ एनफ, मेरा वेतन मेरे भत्ते मेरे लिए पर्याप्त है। तो उसने कहा सर फिर देयर इज ऑल्सो अ पिस्टल फुली लोडेड विद 6 बुलेट, एक पिस्टल भी सर साथ में 6 गोलियां हैं, तो यू कैन टेक दिस बुलेट्स ऑन योर चेस्ट, दैट इज सेकंड चॉइस। तो प्लीज़ मना मत करिएगा, एक विकल्प आपको जरूर चुनना पड़ेगा। तो ऐसे में जोखिम भी है, तो इसलिए आयोग ने एथिक्स को अकेले नहीं भेजा, नीति शास्त्र के साथ साथ सत्यनिष्ठा को भी भेज दिया कि एक और एक मिलके 11 हो जाए, राइट। तो अगर नीति शास्त्र के साथ सत्यनिष्ठा है इसका मतलब आप कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे जितना जोखिम हो, लालच हो या फिर कितना भी लालच हो, राइट। अब तीसरा वर्ड इसमें दिया हुआ है एप्टीट्यूड, राइट। तो जो एप्टीट्यूड है अभिरुचि, तो अभिरुचि का क्या मतलब होता है, जैसे कई बार हिंदी में अभिक्षमता भी लिखा रहता है, तो व्हाट इज एप्टीट्यूड, है ना। तो जो एथिक्स और इंटीग्रिटी है इसे हम जन्म के पश्चात सामाजिकरण की प्रक्रिया में सीखते हैं, इट मीन जन्मजात नहीं होती। तो वी लर्न आवर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन विच बिगिंस आफ्टर बर्थ, राइट। इट मीन्स दे आर नॉट इनेट, दे आर नॉट बाई बर्थ। तो यहाँ पर हम इसे जन्म के पश्चात सामाजिकरण की प्रक्रिया में सीखते हैं, एंड वंस डेवलप्ड दे आर रिलेटिवली परमानेंट, और एक बार अगर विकसित हो गए तो ये अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, इट मीन्स फिर आसानी से नहीं बदलते हैं, करेक्ट। तो तीसरा वर्ड आपका है अभिरुचि एप्टीट्यूड, तो इसका क्या अर्थ होता है आपके लिए, राइट। तो इट रेफर्स टू अ फील्ड स्पेसिफिक टैलेंट, ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए आपकी आवश्यक योग्यताओं को दर्शाता है, राइट। तो एप्टीट्यूड इज जनरली बाई बर्थ, तो ये अक्सर बाई बर्थ होता है, तो बिकॉज इट रेफर्स टू पोटेंशियल एबिलिटी, ये रेडी टू यूज टैलेंट नहीं है, ये संभावित क्षमता को दर्शाता है।
तो अगर एक शब्दों में हम कह सकें तो क्या हो गया, संभावित क्षमता। इसमें कुछ ऐसा आपके अंदर बाय बर्थ है जिसको अगर आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए, अनुभव मिले, संसाधन मिले, एटमॉस्फेयर मिले, तो उससे हम किसी क्षेत्र विशेष के लिए आवश्यक योग्यता में विकसित कर सकते हैं, राइट। इसमें कुछ ऐसा है जो सीड के रूप में, जैसे एक वट वृक्ष बड़ा सा होता है, उसका बीज बड़ा छोटा होता है ना, लेकिन उस बीज में वो सारे कैरेक्टर होते हैं जो उस वट वृक्ष में है, लेकिन आप उसे तुरंत यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स जब सही क्लाइमेटिक कंडीशन हो, मौसम हो, तब उसे आप मृदा में, जमीन में डालेंगे, उसे न्यूट्रिएंट्स देंगे, है ना, पोषक तत्व देंगे, मॉइस्चर, पानी देंगे, फिर समय के साथ साथ अंकुर फूटेगा और फिर उसके अंदर वही सारे कैरेक्टर आ जाएंगे जो उस विशाल वट वृक्ष में थे। तो इट मीन्स जैसे किसी की आवाज़ बहुत सुरीली है, तो दिस इज एप्टीट्यूड, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही वो वर्ल्ड क्लास सिंगर बन जाएगा। तो इट मीन्स अगर उसे आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए, संसाधन हो, मार्गदर्शन हो, तो एक वर्ल्ड क्लास सिंगर बन सकता है। तो एक कोयल को तो हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन एक कौवे को कितनी भी ट्रेनिंग दे लीजिए, क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो जो अंदर बीज रूप में है हम उसी को विकसित कर सकते हैं, जो सीड फॉर्म में नहीं है तो विकसित भी नहीं किया जा सकता। तो एप्टीट्यूड है, ये क्या होता है, पोटेंशियल एबिलिटी, इट इज जनरली बाय बर्थ, और इसे डेवलप करना बहुत ही मुश्किल होता है। इट मीन्स टू लर्न न्यू एप्टीट्यूड। अब कोई आवाज़ अगर उसकी कर्कश जो सिंगर बनना चाहे, इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, है ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो नई अभिरुचियों को सीखना बहुत मुश्किल होता है, बट पीपल हु हैव परसिस्टेंस और परजिवेरेंस, लेकिन जिन लोगों के अंदर दृढ़ता होती है वो सीख भी सकते हैं, राइट। तो अगर आप देखिए कौन कौन से लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं, तो वो भी चढ़े जिनके एक पैर या दोनों पैर नहीं है, और एक बार नहीं, एक से ज़्यादा चढ़े हैं, तो उनके पास क्या था, परसिस्टेंस से दृढ़ता थी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, राइट, फाउंडेशनल वैल्यू, और वो भी आपके यूनिट 3 में लोक सेवकों के लिए बुनियादी मूल्य में दी हुई है। तो एप्टीट्यूड जनरली बाई बर्थ होता है, मुश्किल से सीखा जा सकता है, एंड इट इज़ फील्ड स्पेसिफिक टैलेंट, है ना। तो क्षेत्र विशेष के लिए होता है। इट मीन्स अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग एप्टीट्यूड की आवश्यकता होती है। इसका मतलब कोई एक फील्ड में अगर अच्छा नहीं है तो डज नॉट मीन को दूसरे फील्ड में भी अच्छा नहीं होगा। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर, है ना, उन्होंने एसएसबी दिया डिफेंस सर्विसेज के लिए और पास नहीं हुए, है ना, तो बहुत निराश थे, क्योंकि अपनी बड़ी बहन जो शादीशुदा थी उनकी ज्वेलरी को गिरवी रख करके अब केरल से दिल्ली आना, है ना, तो उसके बाद पैसे मिले थे और उससे वो यात्रा करके वहाँ आए थे, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर उनकी जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, है ना, तो उसमें लिखा है फिर एक साधु से मुलाकात हुई, उसने कहा तेरी जहाँ पहुँचना था तुझे उसका परिणाम आ चुका है, बस जाके तू देख ले, है ना, तो चयन तेरा हो चुका है। तो उन्होंने स्पेस एजेंसी का भी, इसरो का भी एग्ज़ाम दे रखा था, और जो वहाँ गए तो सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट में उनका बाहरी नाम था। तो इट मीन डिफेंस सर्विसेज के लिए उनके अंदर एप्टीट्यूड नहीं था नेसेसरी, लेकिन जो उस फील्ड में गए जिसके लिए एप्टीट्यूड था तो मिसाइल मैन बन गए, राइट। तो अमिताभ बच्चन जी, ही इज ऑल्सो एसएसबी ड्रॉप आउट। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट किया गया कमीशन ऑफिस के लिए जो टेस्ट होता है वो उसे क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या था कि डिफेंस सर्विसेज के लिए नेसेसरी एप्टीट्यूड नहीं है। बट व्हेन ही ट्राइड फॉर एक्टिंग, है ना, तो ही बिकेम अ लिविंग लेजेंड, तो फिर वो एक नए कीर्तिमान उन्होंने गढ़ दिए। तो अगर कोई एक फील्ड में अच्छा नहीं तो दूसरे फील्ड में अच्छा हो सकता है। तो किसी भी फील्ड में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो किससे डिसाइड होती है, एप्टीट्यूड से, है ना। तो अगर किसी फील्ड के लिए नेसेसरी एप्टीट्यूड है तो आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर मल्टीपल एप्टीट्यूड होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज का कोई लड़का है, वो रनिंग में अच्छा है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा गाता है, उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, तो राइटिंग ऑल्सो एन एप्टीट्यूड, है ना। आपकी राइटिंग कोई और कॉपी नहीं कर सकता, आप किसी और की राइटिंग कॉपी नहीं कर सकते। तो जैसे दो लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, वैसे दोनों की राइटिंग भी सेम नहीं होती। और आपकी राइटिंग आपका सिग्नेचर होती है, आप चेक साइन कर देते हैं, बैंक पैसे इशू कर देता है, राइट। तो उसके अंदर 3 अलग अलग एप्टीट्यूड है। वो अच्छा सिंगर भी है, उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, और एक अच्छी रनिंग भी करता है। पर वो रनिंग में अच्छा इसलिए नहीं है कि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उसकी राइटिंग अच्छी इसलिए नहीं है कि वो गाना बहुत अच्छा गाता है। इट मीन्स ही हैज़ 3 डिफरेंट एप्टीट्यूड विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दे एग्जिस्ट इन द सेम मैन।
तो एक ही व्यक्ति में एक दूसरे से स्वतंत्र अलग अलग अभिरुचियां हो सकती है। तो अब यहाँ पर ये 3 शब्दों को साथ रखा गया है। तो आयोग क्या कहना चाह रहा है कि देखिए एप्टीट्यूड तो नेसेसरी है किसी भी फील्ड में, है ना। लेकिन अगर अब मान लीजिए कोई सर्जन है, ही हैज़ गुड एप्टीट्यूड फॉर सर्जरी, ऑलमोस्ट परफेक्शन। लोग कहते हैं कि अगर वो हाथ लगा दे तो पेशेंट कैसा भी हो, कितना भी टूटा फूटा हो, वो ठीक हो जाता है। अब एक फ्रेंड बी का एक्सीडेंट हो गया और वो उसके नर्सिंग होम गए, तो द एम्प्लॉइज वे वेरी प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट, है ना। उन्होंने इमीडिएटली रिसीव किया, बोले सर्जरी करनी पड़ेगी फर्स्ट एड देने के बाद, और सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी, एनेस्थीसिया देके बॉडी ओपन कर दी। फिर अब वो सर्जन मिस्टर ए को बुलाता है और पूछता है आप क्या चाहते हो। तो क्या भाई चाहते हैं क्या, मेरा फ्रेंड है, एक्सीडेंट हुआ है, फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दे। तो ने कहा नो नो नो, थिंग्स आर नॉट लाइक दिस। इफ यू पे 10 लाख रुपीज, ही विल कम्प्लीटली फिट एंड फाइन इन कोर्स ऑफ टाइम। अगर आप 10 लाख रुपए देंगे तो जल्दी ही आपका फ्रेंड अच्छा हो जाएगा। इफ यू पे ओनली 2 लाख रुपीज, आई विल नॉट टेक गारंटी। केवल 2 लाख रुपए देंगे तो कोई गारंटी नहीं होगी। एंड इफ यू पे नॉट एनी एक्स्ट्रा मनी, अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे तो आई विल टेक वन ऑफ दोज ऑर्गन्स विच आर इन पेयर। तो बाकी के जो बॉडी ऑर्गन्स पेयर के हैं उनसे मैं एक निकाल लूंगा। तो मिस्टर ये सोचने के बजाय कि उनका फ्रेंड कब ठीक होगा, क्या सोच रहे हैं कि किडनी निकालेगा या आंखें निकालेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं एक हाथ ही निकाल ले, आजकल तो हैंड का भी ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो क्या हमें ऐसे डॉक्टर चाहिए? इनके पास एप्टीट्यूड तो है, क्या नहीं है, एथिक्स नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, राइट। तो इट मीन्स जैसे आपने जॉली एलबी मूवी देखी हो तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर रहता है जो एक टेररिस्ट को अरेस्ट तो कर लेता है, इट मीन्स ही नो क्रिमिनल साइकोलॉजी, है ना, उसके पास नेसेसरी एप्टीट्यूड है, लेकिन एफआईआर नहीं लिखता, उससे बार्गेनिंग करता है। और फिर जब डील फाइनल हो जाती है तो उसे छोड़ के उसी के नाम के एक इनोसेंट पर्सन का इनकाउंटर कर देता है। क्या हमें ऐसे पुलिस ऑफिसर चाहिए? नहीं चाहिए। तो आप मैसेज समझ गए। वो कहता है वी नीड एप्टीट्यूड बट दिस एप्टीट्यूड शुड बी गवर्न बाई एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो हमें अभिरुचि तो चाहिए, है ना, क्योंकि उसी से किसी क्षेत्र में परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। दिस इज फील्ड स्पेसिफिक टैलेंट। ये क्या होता है, क्षेत्र विशेष के लिए आवश्यक योग्यता होती है। बट अगर नेसेसरी एथिक्स एंड इंटीग्रिटी नहीं है तो वो क्या कर सकता है, अपने उस टैलेंट का मिसयूज कर सकता है, राइट। अपनी उस प्रतिभा के समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान के कराची से बैठ करके इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को कई दशक तक अपने अकॉर्डिंग रन किया, तो क्या उसके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है? टैलेंट, टैलेंट तो है। क्या नहीं था? एथिक्स नहीं थी, इंटीग्रिटी नहीं थी। तो जिस देश जिस समाज में जन्म लिया उसी के लिए खतरा बन गया, है ना। सीरियल मुंबई ब्लास्ट उसने कराया, जिसमें मरने वाले हर धर्म के लोग थे पर वो सारे भारतीय थे, और उसके बाद वो भाग गया, राइट। तो जिस समाज में जन्म लिया उसके लिए खतरा, अपने देश के लिए खतरा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने लिए भी तो खतरा है। गलत रास्ते पे चलेंगे तो कभी ना कभी तो गलती करेंगे, पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। उसामा बिन लाडेन, है ना, तो अंत में वो मारा ही गया। तो ये भी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पे बड़ा डर डर के छुप छुप के जीवन जीता है, और जिस दिन किसी धुरंधर के हत्थे चढ़ गया तो उस दिन समाप्त हो जाएगा। तो इट मीन्स जो अगर एथिक्स इंटीग्रिटी के बिना आपका एप्टीट्यूड है तो इट कैन बी डेंजरस नॉट ओनली फॉर सोसाइटी बट ऑल्सो फॉर हिमसेल्फ, है ना। तो अपने आप के लिए भी वो खतरा ही है। तो इसलिए आयोग ने कहा कि हमें एप्टीट्यूड तो चाहिए बट दैट एप्टीट्यूड विच इज रेगुलेटेड बाय एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो उससे पहले एथिक्स एंड इंटीग्रिटी आएंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन ही आपका आया हुआ है 2014 में यूपीएससी में एज क्वेश्चन नंबर 3 है, और वो 2023 में पीसीएस में एज क्वेश्चन नंबर 18 रिपीट हुआ है। वो कथन क्या कह रहा है कि इंटीग्रिटी विदाउट एप्टीट्यूड कैन बी वीक एंड यूजलेस। जो सत्यनिष्ठा है वो ज्ञान के बिना, तो ज्ञान का मतलब क्या हो गया, क्षेत्र विशेष के लिए आवश्यक ज्ञान, फील्ड स्पेसिफिक टैलेंट, दैट इज एप्टीट्यूड। तो सत्यनिष्ठा ज्ञान के बिना कमजोर और व्यर्थ हो सकती है, बट एप्टीट्यूड विदाउट इंटीग्रिटी इट डेंजरस, राइट। लेकिन सत्यनिष्ठा के बिना ज्ञान क्या है, खतरनाक और भयावह है, राइट। तो इस स्टेटमेंट को डिस्कस करने को बोला है। तो अगर किसी के अंदर एप्टीट्यूड है जस्ट लाइक दाऊद इब्राहिम, या आप देखें नीरा यादव, है ना, तो चीफ सेक्रेटरी बनी, आईएएस क्वालिफाई किया, एप्टीट्यूड तो था। चीफ सेक्रेटरी बनी, रेवेन्यू बोर्ड को हेड किया, नोएडा विकास प्राधिकरण को हेड किया, लेकिन अल्टीमेटली शी लैंडेड इन जेल।
तो पहले सोसाइटी को, है ना, पब्लिक फंड्स को लॉस किया, और बाद में अपना खुद का करियर स्पॉइल कर लिया। तो जॉब गई, पेंशन, ग्रेचुटी सब लैप्स होगा जब केस में प्रूव हो जाएगा, और निकलने के बाद कोई फिर जॉब भी नहीं देगा। तो अपने लिए भी खतरा है, राइट। तो इंटीग्रिटी विदाउट एप्टीट्यूड इज वीक, बट एप्टीट्यूड विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड डिजास्टर्स। तो सत्यनिष्ठा के बिना ज्ञान क्या है, खतरनाक और भयावह है। तो रिलेशन समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा इंटीग्रिटी का आगे जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तब तो डिटेल में आएंगे। इसका मतलब ये हो गया, प्रशासन में लेते हैं कि कंसिस्टेंसी इन मॉरल बिहेवियर अक्रॉस सिचुएशन एंड ओवर टाइम, कि आप प्रत्येक स्थिति में अपने नैतिक सिद्धांतों के अनुसार ही व्यवहार करें, राइट, चाहे जितना भी लालच हो, चाहे जितना जोखिम हो। तो सत्यनिष्ठा के दो पक्ष हो गए। पहला यह कि आपके कुछ नैतिक सिद्धांत हो जो वस्तुनिष्ठ आधार पर नैतिक हो। तो वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी का, कि व्हेन अ थिंग इज करेक्ट, है ना, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ, व्हेन यू टेक डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, लॉजिक, एविडेंस, मेरिट एंड डिमेरिट। तो जो आपके तथ्य, तर्क, आंकड़े और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लें, अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से, स्वार्थ से, लाभ हानि की भावनाओं से ऊपर उठ करके। इट मीन्स ऐसे नैतिक सिद्धांत जो आपने नहीं बनाए हैं, जो सार्वभौमिक हैं, व्यक्ति विशेष के नैतिकता से परे, है ना, उसकी अपनी सोच से। वरना ऐसे आपको ऑफिसर मिलेंगे, वो कहेंगे मैं रिश्वत लेता तो हूँ, है ना, लेकिन उसके क्या करता हूँ, वो अनाथालय में दान कर देता हूँ उसका एक हिस्सा। तो उसे जस्टिफाई कर रहे हैं परिणाम के आधार पे। तो ये उनकी अपनी नैतिकता है, तो इसे नैतिकता नहीं मानता, राइट, कांट। तो उसे बहुत कठोरता से नैतिकता को परिभाषित किया। तो सत्यनिष्ठा में दो बातें होंगी। पहले कि हमारे कुछ नैतिक सिद्धांत हों जो वस्तुनिष्ठ आधार पर नैतिक हों, है ना, तो वो सार्वभौमिकता में यकीन करता है नैतिक सिद्धांतों की। नैतिकता वो है जैसे आप भी नैतिक माने, मैं भी मानूं, तीसरा चौथा या पांचवा व्यक्ति भी माने। और दूसरा कि आप प्रत्येक स्थिति में उसका व्यवहार में पालन करें। योर बिहेवियर नेवर वायोलेट योर मॉरल प्रिंसिपल्स, राइट। तो इट मीन्स कांट कहता है अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास खाने को नहीं था, मैं भूख से मर जाता, है ना, या मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे इसलिए मैंने दवा चुरा ली, पैसे होंगे तो वापस कर दूंगा, है ना, तो क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? तो बहुत से लोग कह सकते हैं जीने का अधिकार, लेकिन कांट कहता नहीं नहीं, तो ये मर जाना चाहिए था लेकिन चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो नैतिकता को परिभाषित करने बड़ा सिंपल सा टेस्ट देता है कि आप किसी परिस्थिति में ये सोचें कि जो मैं करने जा रहा हूँ यही अगर दुनिया का हर व्यक्ति करे तो कैसा रहेगा। इट मीन्स अगर अपने इलाज के लिए दुनिया का हर व्यक्ति चोरी करने लगे, दवाएं चुराने लगे, तो क्या कोई मेडिकल स्टोर रन करना चाहेगा? क्या कोई कंपनी दवाएं बनाना चाहेगी? क्या लोगों को जरूरत पड़ने पर दवाएं मिल पाएंगी, है ना? तो अगर सभी को नहीं करना चाहिए तो इट मीन्स आपको भी नहीं करना चाहिए। तो नैतिकता सार्वभौमिक है ना, तो जो काम सभी कर सकते हैं वही आप कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे हमेशा सच बोलें, है ना, कभी झूठ ना बोले, मेरे कलीग, मेरे सीनियर, जूनियर, मेरे स्पाउस, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, सिबलिंग सब मुझसे सच बोलें, तो अगर और सबको सच बोलना चाहिए तो मीन्स आपको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऑल्सो ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई, है ना। तो सार्वभौमिक होगा, प्रत्येक इसका पालन करना है। तो कांट कहता है कि यू कैन वायोलेट दीज मॉरल प्रिंसिपल्स only in that case when you can claim that in the given situation violation of these moral principles itself a moral principle। तो नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन आप तभी कर सकते हैं जो आप ये कह सकें कि दी गई परिस्थिति में नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन भी एक नैतिक सिद्धांत है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीसीएस 2022 में एक केस स्टडी आई हुई है कि मिस्टर ए वो हमेशा सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, पिछले कई वर्षों से काफ़ी कठिनाइयां का सामना करके भी सत्य बोलने के नैतिक सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। अब एक दिन उन्होंने देखा कि एक उग्र भीड़ कुछ लोगों का, एक व्यक्ति का पीछा कर रही है चोर चोर कहते हुए, है ना। अब भीड़ का क्या है, अभी 2-3 लोग किसी को चोर कह के दौड़ा लीजिए तो पैनिक होके भागेगा, सब पीछे लग जाएंगे, राइट। तो वो आगे जाके छुप गया, भीड़ देख नहीं पाई। लेकिन जब उसने मिस्टर ए से पूछा, राइट, कि वो किधर गया है, तो हमेशा सच बोलते थे इसलिए उन्होंने बता दिया, और भीड़ ने उस व्यक्ति की पीट पीट के हत्या कर दी। तो आप मिस्टर ए की नैतिकता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, राइट। तो यहाँ पर लाइफ इज प्रीसियस,
अगर आप जीवन दे नहीं सकते तो आपको लेने का भी अधिकार नहीं है। तो ऐसे में अगर वो पुलिस को सूचित करते हो, भीड़ को गुमराह करते कि इधर नहीं उधर गया है, और पुलिस को कहते कि एक व्यक्ति जिसका लोग चोर कह के पीछा कर रहे हैं, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेट करती, अगर सही होता चार्जशीट फाइल करती और जज साहब कानून के अकॉर्डिंग न्याय देते, तो वो ज़्यादा एथिकल होता, राइट। अब कल को ऐसे अगर कोई 14-15 ईयर की बच्ची का कुछ गुंडे पीछा कर रहे हो और बच्ची कहीं छुप जाए और मिस्टर ए से पूछा जाए, है ना, तो एक छोटी बच्ची जो खुद अपनी सहायता नहीं कर सकती, अपनी सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए समाज के वयस्क नागरिकों पर निर्भर है, और कुछ वयस्क नागरिक ही उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो ऐसे में केवल आप ही झूठ नहीं बोलेंगे, है ना, उसकी सुरक्षा के लिए आपकी जगह कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो उन गुंडों को गुमराह ही करेगा, राइट। तो ऐसी परिस्थिति में ही आप केवल नैतिक सिद्धांतों को तोड़ सकते हैं। तो कांट क्या कहता है कि हम केवल तभी नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं जब कह सकें कि दी गई परिस्थिति में नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन भी एक नैतिक सिद्धांत ही है, अदरवाइज सेल्फिश इंटरेस्ट में नहीं कर सकते। इट शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, राइट। तो सत्यनिष्ठा एक बेसिक क्लियर हो गया, आगे डिटेल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए जो एथिक्स है, तो ऐसा सॉक्रेटिस ने कहा है कि हम किसी साधारण मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग नो स्मॉल मैटर बट हाउ वी ऑट टू लिव। ये जीवन जीने की कला है, राइट। क्योंकि अगर आप नैतिक नहीं होंगे तो समाज में अन्य लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो आपकी एथिक्स मॉरल्स वैल्यूज ही हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं, किसी भी सोसाइटी में आप इजिली मिक्सअप हो जाते हैं, राइट। अदरवाइज पीपल फेस प्रॉब्लम, पीपल डोंट ट्रस्ट देम। और जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। तो क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी इज वेरी नेसेसरी टू एक्सेल इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। वो कहाँ से आएगा? आपके एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज और कैरेक्टर से आएगा। तो कैरेक्टर इज बेस्ट पैरामीटर टू प्रिडिक्ट बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन। तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर क्या है? कैरेक्टर, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो कैरेक्टर किसी का सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम आते आते कुछ और रात ढले कुछ और हो जाए, तो लोग ये थोड़े कहेंगे कि ही इज अ मैन ऑफ डायनेमिक कैरेक्टर, है ना। हम क्या कहेंगे? ही इज कैरेक्टरलेस, वो चरित्रहीन है ना। तो चरित्र था ही नहीं, तो चरित्र इतनी तेज नहीं बदलता। तो एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज आप सोशलाइजेशन के प्रक्रिया में सीखते हैं, और लगभग 8 से 10 साल तक आते आते अधिकांश एथिक्स, मॉरल वैल्यूज आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप हो जाते हैं। दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ बिहेवियर रेगुलेशन, ये आपके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, राइट। एंड वंस फॉर्म दे डू नॉट चेंज इजली, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो जो आप बहुत तार्किक नहीं होते, बहुत लॉजिकल नहीं होते, बहुत शिक्षित, बहुत बुद्धिमान नहीं होते, तभी आपके लगभग 80% से ज़्यादा एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड डेवलप हो चुका होता है, राइट। तो ये क्या है? दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ, है ना। तो नैतिकता को जीवन जीने की कला से हम जोड़ सकते हैं, तो आसान नहीं है। अब देखिए एथिक्स जो है ये क्या है? सब्जेक्टिव है, व्यक्तिपरक है। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्ड ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, दूसरा होता है सब्जेक्टिव, राइट। तो जो नित्सास है वो सब्जेक्टिव है, व्यक्तिपरक है। इट मीन्स अलग अलग लोग उसका अलग अलग अर्थ लेते हैं। जैसे कोई कहेगा मैं सेक्युलर हूं क्योंकि मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूं, राइट। कोई कहेगा मैं सेक्युलर हूं क्योंकि मैं किसी भी धर्म को ही नहीं मानता, मैं ईश्वर को भी नहीं मानता, इसलिए मैं सेक्युलर हूं। तो एथिक्स, मॉरल, वैल्यूज को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। इट मीन्स कोई ऐसी डिफिनेशन डेवलप करना, एक ऐसी परिभाषा बनाना जिस पर सभी लोग सहमत हों, दैट इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट। तो ये क्या है? व्यक्तिपरक है। इट मीन एक ही मूल्य अलग अलग लोगों में अलग अलग व्यवहार को प्रेरित करता है। तो सेम वैल्यूज मोटिवेट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट पीपल, है ना। तो हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसकी वैल्यूज पैट्रियोटिज्म है, ही इज अ सोल्जर, another is a bureaucrat, IAS officer, another is a farmer, another is a businessman. वैल्यूज सबकी क्या है? पैट्रियोटिज्म। बट बिकॉज ऑफ हिज वैल्यू ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति के अपने मूल्य के कारण, एक सैनिक, है ना, अपने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सीमाओं पर किसी की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। तो ही इज ऑलवेज रेडी टू मेक सुप्रीम सेक्रीफाइस।
लेकिन एक किसान, उसका भी मूल देशभक्ति है, तो वो क्या करे, वो भी किसी की जान ले ले। तो उसके लिए देशभक्ति का अर्थ क्या होगा कि अन्न उत्पादन में, अनाज के उत्पादन में अपने देश को आत्मनिर्भर बनाए। प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, धारणी कृषि को बढ़ावा दे। केमिकल फर्टिलाइजर, जो हार्मफुल पेस्टिसाइड है ना, रासायनिक उर्वरक हैं, उनका न्यूनतम उपयोग करें। प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करें, जुडिशियस, जैसे फ्लड इरिगेशन के बजाय ड्रिप इरिगेशन का यूज करें, है ना। और एक बिजनेसमैन के लिए क्या हो जाएगा कि वो इनोवेशन को बढ़ावा दे, राइट। नई टेक्नोलॉजी डेवलप करे, कम कीमत पर गुणवत्ता युक्त वस्तुएं और सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराए। टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइस, साथ ही साथ गवर्नमेंट को टाइम से टैक्स पे करे। एडल्ट्रेशन, मिलावट ना करे, कालाबाजारी ना करे। और अगर एक सिविल सर्वेंट है तो उसके लिए पेट्रोटिज्म का क्या अर्थ हो गया, टू मेंटेन लैंड ऑर्डर, टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर पॉलिसीज विदाउट करप्शन, तो बिना भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद के कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना, राइट। इट मीन्स उसके लिए क्या अर्थ होगा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना, आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, और इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा दे करके शासन को सुशासन बना देना, राइट। तो सेम वैल्यूज डिफरेंट बिहेवियर, तो एक ही मूल्य अलग अलग लोगों में अलग अलग व्यवहार को प्रेरित करता है। अब सपोज दो व्यक्ति हैं, दोनों की वैल्यूज हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड टॉलरेंस एंड पीस एंड हार्मनी, कुछ शांतपूर्ण सहिष्णुता में, शांति में, सहिष्णुता में यकीन करते हैं। लेकिन एक को लगता है कि टेररिस्ट कैन बी रिफॉर्म्ड, है ना, उनका सुधार हो सकता है। और दूसरे को भी शांति चाहिए और उसे लगता है दे मस्ट बी शॉट डेड, इनको गोली मार देनी चाहिए और हम शांति स्थापित कर लेंगे। तो तरीका दोनों का अलग अलग है, वैल्यूज सेम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, सब्जेक्टिव है, व्यक्तिपरक है। एक ही मुद्दे पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, राइट। तो ऐसे कुछ लोग हैं यूथनेसिया, है ना, उसे क्या कर देना चाहिए, अलाउ कर देना चाहिए। दूसरे कहेंगे नहीं नहीं उसका मिसयूज होगा। आप किसी जीव व्यक्ति को जब तक उसका अंत समय नहीं आए कैसे आप उसकी जान ले सकते हो, है ना। अब कई कंट्रीज हैं जहां आप देखिए इंडिविजुअल प्रोस्टिट्यूशन, थाईलैंड है, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे अलाउड है, लेकिन भारत में हम उसे गलत मानते हैं, है ना। तो ऐसे गैम्बलिंग कुछ लोग कहेंगे अलाउ कर देना चाहिए। क्रिकेट में सट्टा, क्योंकि अब रोक तो पा नहीं रहे हैं, हजारों करोड़ का टर्नओवर है, जो सारा पैसा ब्लैक मार्केट में जाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध को बढ़ावा देता है, वही पैसा इलेक्शन को रिक करने में, नोट फॉर वोट में चेंज होता है। तो अगर हम इसे लीगलाइज कर दें तो इससे हम ट्रैक कर पाएंगे पैसा कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, साथ ही ये भी देख पाएंगे कि उसका सही यूज हो, और उस पर सरकार टैक्स भी लगा सकती है, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। तो पैसा ब्लैक की जगह क्या होगा, वाइट होगा। तो अलग अलग लोगों के व्यूज होते हैं। जैसे आपने देखा है इसमें केस स्टडीज का एक बड़ा वेटेज है, और यूपीएससी में 50% मार्क्स, 250 का है पेपर, हर साल 6 केस स्टडीज आते हैं। ये केस स्टडीज 20 मार्क्स की एक होती है, जिन्हें आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है, राइट। तो इट मीन्स हर साल आपको 120 मार्क्स। और किसी किसी ईयर ऐसा भी हुआ है कि 2 केस स्टडीज 300 वर्ड्स के आ गए, 25 मार्क्स के, और 4 आपके 20 मार्क्स के, तो 80 + 50 130। तो आउट ऑफ 250 130 मार्क्स आर फॉर केस स्टडीज, राइट। तो केस स्टडी जहां पर आपको ऐसी सिचुएशन देते हैं जो आप ऑफिसर बनने के बाद फेस करने वाले हैं, राइट। तो उनको देखना पड़ता है। तो जरा एक केस के थ्रू हम लोग थोड़ा सा सिचुएशन के थ्रू देखते हैं आपके विचार। तो एक केस लेते हैं, एक लड़की थी जिसका नाम था टेरेसा, है ना, बेबी टेरेसा। सो शी वॉज एन इन्फेंट, जन्म हुआ था उसका तो फ्लोरिडा में 1992 में जन्म हुआ। और उसे बचपन से एक बीमारी थी जिसे हम कहते हैं एनेंसेफेली, है ना, दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो वंशानुगत रोग है, बाई बर्थ होता है। तो अमेरिका में जनरली इसे प्रेगनेंसी में डायग्नोज कर लिया जाता है और ऐसे फीटस को अबॉर्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी हर साल कुछ बच्चे, 5-6 बच्चे जन्म ले ही लेते हैं, राइट। तो इन बच्चों में प्रॉब्लम ये होती है कि जो उनका ब्रेन है उनमें हार्ट बीट तो होती है, तो ब्रेन इज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। तो उनके ब्रेन के कुछ पार्ट जैसे सेरिब्रम एंड सेरिबेलम विकसित नहीं होते। तो इसलिए कई बार इन्हें कह दिया जाता है बेबीज विदाउट ब्रेन्स। ऐसे बच्चे जिनमें मस्तिष्क ही नहीं है, भाई सही नहीं है, उनमें कुछ पार्ट ब्रेन का जैसे सेरिब्रम एंड सेरिबेलम ये नहीं होता। तो ऐसे बच्चे सांस तो ले सकते हैं, है ना, उनमें धड़कन तो होती है।
तो कुछ समय तक जीवित रहते हैं, है ना, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो इस मामले में क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स ने एक अलग डिसीजन लिया। उन्हें पता था कि कुछ दिन में, है ना, ऐसे बच्चे 6 दिन 8 दिन मैक्सिमम 2 सप्ताह में उनकी डेथ हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम अपने इस बच्चे के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उन्हें डोनेट करना चाहते हैं, जिससे उसके लिवर, उसके हार्ट, उसके किडनी, उसकी आइज़ किसी और के जीवन को, उसकी आंखें रोशन कर सकें, है ना, और लोगों को लाइफ मिल सके। क्योंकि आप जानते हैं कि बॉडी ऑर्गन्स की डिमांड और सप्लाई में काफ़ी गैप है। हर साल बहुत से लोग ऑर्गन्स ना मिल पाने के कारण, है ना, उनकी डेथ हो जाती है। तो अब उन्होंने कहा, उनके डॉक्टर भी एग्री थे, तो चिकित्सक भी सहमत है, पेरेंट्स भी सहमत है। लेकिन जो फ्लोरिडा का लॉ था, है ना, वो इसे बैन करता है। वो कहता है आप किसी भी जीवित व्यक्ति के बॉडी ऑर्गन्स नहीं निकाल सकते कि जिससे उसकी डेथ हो जाए, राइट। तो वो कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, और अराउंड जन्म के लगभग 9 डेज के बाद उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई आफ्टर 9 डेज, तब तक उसके जो ये बॉडी ऑर्गन्स थे वो काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुके थे, सड़ चुके थे, है ना, और वो ट्रांसप्लांट के लायक नहीं रह गए। तो इसने एक बहस स्टार्ट कर दी अमेरिका में। कुछ लोगों का कहना था कि वी शुड सेव एज मच लाइफ एज पॉसिबल। अगर उसके बॉडी ऑर्गन, जैसे कुछ दिन में जन्म डेथ होनी ही है, अगर वो औरों के जीवन को बचा सके तो उसमें बुरा क्या है। और कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये गलत है, ये पाप है कि आप जीवित व्यक्ति की जान ले लें। तो आपको क्या लगता है, तो इसके पक्ष में आप क्या लॉजिक दे सकते हैं कि हमें बॉडी ऑर्गन नहीं निकालना चाहिए था, ये गलत है, जैसा वहाँ के कानून भी कहते हैं। तो अगर आपको इसे प्रमाणित करना हो तो आप क्या तर्क दे सकते हैं। हम कह सकते हैं, है ना, कि जान लेना किसी का पाप है, इट इज अ सिन टू टेक लाइफ, है ना। और जब तक कोई व्यक्ति जीवित है, उससे अगर हम बॉडी ऑर्गन्स निकालेंगे तो एक तरीके से हत्या है, राइट। और अगर एक बार आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, किसी और की जान बचाने के लिए किसी और की जान लेना, तो एक होता है स्लिपरी स्लोप आर्गुमेंट, हम कहते हैं कि एक फिसल भरी ढलान। क्योंकि जब एक बार आप फिसलना शुरू करते हैं तो कहाँ रुकेंगे, नोबडी नोस। तो अभी तो मान लीजिए उसकी डेथ होने वाली है, कल को कोई अपने प्रॉफिट के लिए, अगर किसी की डेथ नहीं भी हो रही है, तो ऐसा कर सकता है मिसयूज कि नहीं नहीं वो तो मरने वाला है, उसका फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया। इसका मिसयूज भी हो सकता है कि किसी और की जान बचाने के लिए डॉक्टर किसी और को बतलाते हैं कि वो तो मरने ही वाला है, उसके बॉडी ऑर्गन्स निकाल लें, ऑर्गन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे सकता है। जबकि इसके विरोध में हम लॉजिक क्या दे सकते हैं कि वी मस्ट सेव लाइफ ऑफ मैक्सिमम पीपल, उसकी तो वैसे ही डेथ हो जानी है, राइट। तो कुछ लोग कह सकते हैं उसकी कंसेंट होनी चाहिए, लेकिन एक छोटी बच्ची वो तो कंसेंट नहीं दे सकती, उसके बिहाफ पे पेरेंट्स को भी डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इट मीन्स कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो एक लंबी बहस क्रिएट कर देते हैं, और जिनके पक्ष और विपक्ष दोनों में ही तर्क दिया जा सकता है। तो दिस इज सब्जेक्टिव, व्यक्तिपरक हो गया, सहमत बनाना मुश्किल होगा। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम मनुष्यों को एक साधन के रूप में यूज नहीं कर सकते किसी अन्य के साध्य के लिए। वी कैन नॉट यूज एज अ मीन्स फॉर एनी अदर एंड, जैसा कांट ने भी कहा है कि ह्यूमंस आर एंड्स इन देमसेल्व्स। तो वो मानव जीवन की गरिमा में, उसकी पवित्रता में विश्वास करता था। उसने कहा मनुष्य अपने आप में साध्य हैं, उन्हें किसी अन्य साध्य के लिए साधन के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है, राइट। तो इसी तरीके लोगों ने कहा किलिंग इज रॉन्ग, ये तो एक हत्या जैसी होगी। और दूसरे लोगों का कहना था कि वी मस्ट सेव एज मनी लाइफ एज वी कैन, जितने जीवन बचा सकें उतना हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो कुछ ने कहा मानव जीवन पवित्र है, और दूसरे लोगों ने कहा कि फिसल भरी ढलान, कि एक बार अगर आपने ये शुरू कर दिया तो इसका रैम्पेंट मिसयूज किया जा सकता है। तो इट मीन्स इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लॉजिक आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं, है ना, और किसी एक निर्णय पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसे ही अगर हम एक दूसरा केस लेते हैं, कनाडा का एक लड़की थी, इसका नाम था ट्रेसी लैटिमर। 12 साल की लड़की थी, लेकिन उसका जो मानसिक विकास था, है ना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, वो 3 महीने की एक बच्ची के बराबर था, राइट। और इसको सेरिब्रल पॉल्सी नाम की बीमारी से पीड़ित थी, अपने कोई भी कार्य खुद से नहीं कर पाती थी, बेड पे रहती थी, और इसको मल्टीपल सर्जरी की गई थी, दर्द में हमेशा रहती थी, और ओपियम बेस्ड मेडिसिन, है ना, जो अफीम पे आधारित दवाएं होती हैं, वो एज एनाल्जेसिक दिया जाता था, फिर भी उसे दर्द से राहत नहीं मिलती थी। और डॉक्टर्स ने कहा था कि अभी भी वो चल नहीं पाएगी और उसको
मल्टीपल सर्जरीज की अभी और आगे आवश्यकता है, राइट। तो बीमारी भी बड़ी है, इलाज भी मुश्किल है। तो एक दिन क्या हुआ कि जब फैमिली के बाकी मेंबर चर्च गए हुए थे तो उसके फादर रॉबर्ट लैटिमर ने उसकी हत्या कर दी। इट मीन्स एक इंजन जो अपने एग्रीकल्चर यूज करते थे उसका एग्जॉस्ट पाइप जहाँ धुआं जाता था एक केबिन में डाला, उसी में उसे डाल दिया और उसकी डेथ हो गई, राइट। और कुछ समय बाद जब उसकी मदर वापस आए चर्च से तो उन्होंने कहा कि मुझे उसको मृत देख के सुकून मिला, है ना, इट गिव सेटिस्फैक्शन टू मी, क्योंकि इतना दर्द में रहते थे उसे मुक्ति मिल गई। यद्यपि मैं उसकी हत्या खुद से नहीं कर सकती थी लेकिन उसकी हत्या ने मुझे सुकून दिया, उससे दर्द से मुक्ति मिल गई। जैसे भी आपने देखा होगा अभी कुछ मंथ पहले एक लड़का जो काफ़ी समय से इलाज में था उसे कोर्ट के परमिशन के बाद, है ना, डेथ दिया गया। उसके लिए उसके फादर ने अप्लाई किया था। तो यहाँ पर जिस समय 12 साल के बच्चे थे तो उसका बॉडी वेट लगभग 18 किलोग्राम ही था और उसका माइंड एक 3 माह के शिशु के बराबर ही वर्क कर रहा था। उसकी माँ का कहना था कि इससे मुझे राहत मिली। अब जब इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया तो उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे रॉबर्ट लैटिमर पर, लेकिन जूरी ने उसे क्यों सेकंड डिग्री मर्डर का अभियुक्त माना। तो सेकंड डिग्री मर्डर क्या होता है? इट मीन जब आपका किसी की हत्या करने का उद्देश्य तो है लेकिन आपने कोई प्लानिंग नहीं की, कॉन्स्पिरेसी नहीं की, अचानक से आपको इमोशंस आए और आपने किसी की हत्या कर दी। आप जानते तो हैं कि आप हत्या कर रहे हैं पर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है ना। इट इज जस्ट इन ए फीट ऑफ इमोशंस, राइट, भावनाओं से प्रभावित होकर के। तो इस मामले में जो कोर्ट के द्वारा सजा थी कानून के द्वारा वो 10 ईयर थी, लेकिन कोर्ट ने उसे सेकंड डिग्री मर्डर का दोषी माना, उसे केवल 1 वर्ष की सजा दी और साथ ही कहा कि वो अगले 1 साल तक अपने फॉर्म में कन्फाइंड रहेगा। इट मीन्स फॉर्म से बाहर नहीं निकल सकता। तो 1 साल जेल में, 1 साल अपने ही फार्म हाउस में। तो जो सजा मिलनी चाहिए थी उससे कम दिया। तो आपको क्या लगता है कोर्ट ने सही किया या गलत किया? व्हाट इज योर लॉजिक? सही किया, कम सजा दे करके, है ना। उसके साथ नम्रता से पेश आया क्योंकि उस लड़की की स्थिति को देख करके। लेकिन ये जो लोअर कोर्ट था उसका था। इसके तुरंत बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा था उसने इसमें इंटरवीन किया। उन्हें कहा कि उसे पूरी पूरी सजा ही मिलनी चाहिए, है ना। और उन्होंने कहा कि उसे 10 वर्ष की आप सजा जो निर्धारित है वही दीजिए। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे कनाडा के जितने भी हैंडीकेप लोग थे दे फील्ड इंसल्टेड। उन्हें कहा इसका मतलब मेरी जान की कीमत ही नहीं है, कोई भी हमारी जान ले सकता है ऐसे करके, और कोर्ट भी उसे प्रॉपर सजा नहीं देगा। इट मीन्स क्या हमारी जान औरों से कम कीमती है? क्या लोगों के डिसाइड करने का हक है ऐसा? तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपकी जान ज़्यादा कीमती और हमारी कम कीमती है? तो एक वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वॉइस ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, तो दिव्यांगों की एक संस्था है और जो उसके हेड है वो खुद मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम के एक डिसीज से पीड़ित थे। तो उन्होंने कहा कि ट्रेसी वॉज किल्ड बिकॉज शी वॉज हैंडीकेप्ड। ट्रेसी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि दिव्यांग थी और नो बडी हैज़ राइट टू से दैट हिज लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन माइन। तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जीवन हमारे जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो ऐसे तो अगर आप 10 साल के 1 साल सजा देंगे तो आप तो इसे बढ़ावा दे रहे हैं, राइट। और ये लोगों को मोटिवेट करेगा ऐसे लोगों की हत्या करने के लिए, एक उकसावा होगा। तो दे हैव क्रिटिसाइज्ड इट। उन्होंने कहा दिस इज अगेन अ स्लिपरी स्लोप। एक बार आपने शुरू कर दी तो आप कल को किसी को भी ये कह कर कि कोई दिव्यांग था, वो दर्द से पीड़ित था, उसको लाइलाज बीमारी थी, आप किसी की हत्या कर सकते हैं। तो आपने कहा दोनों तरफ लॉजिक दिए जा सकते हैं। 2 तरीके के लोग हैं, 2 विचारधाराएं हैं। लोअर कोर्ट का कुछ ओपिनियन है, हायर कोर्ट का कुछ और है। उनके फादर का कुछ और ओपिनियन है, मदर का, और कुछ आम लोगों का जो अन्य दिव्यांग हैं उनका और है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एथिक्स क्या है, वो सब्जेक्टिव है। एथिक्स मॉरल वैल्यूज दोनों तरीके के ओपिनियन होते हैं और उनमें सहमत बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए एक ऐसी परिभाषा देना जो सर्वमान्य हो वो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ये पेपर अदर पेपर से थोड़ा अलग है, सब्जेक्टिव है, सिचुएशन स्पेसिफिक है ना, कॉन्टेक्चुअल है। तो इसको थोड़ा सा एक टीचर जिसके पास पर्याप्त अनुभव हो, है ना, और जो थोड़ा सा लिबरल हो, है ना, दोनों तरीके के पॉइंट को देख सकता हो, जैसे हेड के साथ साथ ट्रेल देखना भी आता हो, दूसरे के नज़रिए से भी चीज़ों को देखना आता हो, तो ऐसी नज़र आपको इसमें अच्छे मार्क्स के लिए डेवलप करनी पड़ेगी। तो अब एक वर्ड है कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या होता है, राइट।
तो कल्चर सोसाइटी की होती है, एक समाज की। एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज से अलग हो सकती है। कल्चर में वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। अब जैसे भारत में अगर आप देखिए तो मोनोगैमी है ना, जेंटलमैन मैरी ओनली वन गर्ल, दे हैव ओनली वन वाइफ। तो आप देखिए इस्लामिक परंपरा जहाँ 4 शादियां अलाउड हैं, लेकिन भारत में मुस्लिमों को भी आप पाएंगे कि एक ही शादी करते हैं। बहुत रेयर ही आप पाते हैं कि किसी की पत्नी की डेथ हो गई है या डाइवोर्स हो गया है फिर वो दूसरी शादी कर रहा है। तो मैक्सिमम आपको आसपास बहुत से मुस्लिम होंगे, लेकिन आपको शायद कोई याद आए जिसकी एक से ज़्यादा पत्नियां हों। लेकिन जैकब जुमा, आपने नाम सुना है? वो साउथ अफ्रीका के चौथे राष्ट्रपति थे, 2 कार्यकाल में रहे। तो एक देश की यात्रा पे गए तो प्रेसिडेंट कौन होता है? फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, है ना। और उसकी जो वाइफ होती है उसे हम फर्स्ट लेडी कहते हैं। तो उनकी पत्नी भी सरकारी खर्चे पर कई बार उनके साथ जा सकती हैं, है ना। तो फर्स्ट लेडी ऑल्सो अलाउड। तो एक देश यात्रा पे गए, कुछ दिन बाद वो उन्हीं देश के प्रधानमंत्री को एक अन्य इंटरनेशनल फोरम में मिले, तो इस बार उनके साथ जो फर्स्ट लेडी थी वो कोई और थी, है ना। फिर वो चुनाव जीत गए दोबारा और फिर से उस देश की यात्रा पे गए, तो इस बार फर्स्ट लेडी कोई और थी। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा सर क्या बात है, हम लोगों के यहाँ तो सर ऐसी सुविधाएं नहीं है, एवरी टाइम अ न्यू वाइफ। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं साउथ अफ्रीका के जिस कबीले से आता हूँ वहाँ पे महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, और शादी के लिए प्रपोज करने का अधिकार केवल महिलाओं को है, पुरुष प्रपोज ही नहीं कर सकते। और जनरली जब कोई महिला किसी पुरुष को प्रपोज करती है, चाहे वो कुंवारा है या महिला को भी पता है कि वो पहले शादीशुदा है, तो उस महिला के सम्मान में पुरुष मना नहीं करते हैं, है ना। और ये हमारी ट्राइब की कल्चर है। तो मेरी 4 पत्नियां हैं और मैं एक 5वीं को डेट कर रहा हूँ, एक और नई मोहतरमा ने मुझे प्रपोज किया है, राइट। तो अभी आप अगर गूगल पे चेक करेंगे तो आप पाएंगे ही हैज़ 5 वाइफ्स एंड 1 डजन चिल्ड्रन, है ना। तो 1 दर्जन बच्चे और 5 पत्नियां हैं। तो ये उनके समाज में बुरा नहीं माना जाता, उनकी संस्कृति का हिस्सा है, राइट। लेकिन हमारे यहाँ इसे बुरा मानते हैं। तो इट मीन्स हर समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। और जब हम बात कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर नेगेटिव या बुरी नहीं होती, संस्कृति हमेशा अच्छी होती है ना। तो आप किसी संस्कृति को गलत नहीं कह सकते। तो अब आप यहाँ बैठ करके कह सकते हैं कि कोई कह सकता है ही इज़ अ एब्यूसर ऑफ वीमेन और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ही इज़ वेरी सेल्फिश। लेकिन उस कल्चर में लोग उसको कैसे देखेंगे? महिलाओं के सम्मान से, कि पहले से ओवरबर्डन होते हुए, जिम्मेदारियां होते हुए भी उसने एक महिला को मायूस नहीं किया, महिला के सम्मान में उसने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो इट मीन जो एक जगह सही है वो दूसरी जगह गलत है, राइट। अब जैसे आपके यहाँ शराब पीना अच्छा नहीं माना जाता, बिहार और गुजरात में शराब पीना बैन है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड चले जाएं, है ना, सूर्य अस्त पहाड़ मस्त, घर घर बनने का लाइसेंस है ना। अब जब हफ्तों बर्फबारी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, घर दूर दूर बने होते हैं, है ना, 2-2 हफ्ते वो घर से निकल नहीं पाते इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो ऐसे में शराब उन्हें हेल्प करती है, दैट इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो वहाँ पे बैन नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बात पर भी संविधान सभा में डिबेट हुआ, क्योंकि कुछ लोग चाह रहे थे कि स्वतंत्र भारत में किसी को शराब पीने की आज़ादी ना हो, इसे कंप्लीट बैन कर दिया जाए। क्योंकि शराब पी के लोग अपराध करते हैं, ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं, एक्सीडेंटल डेथ होती हैं। तो ना पीने वाले के हित में नहीं है और वो लोग भी प्रभावित होते हैं। पर जो ठंडी क्लाइमेट के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, है ना। और जो हिमाचल प्रदेश से थे, कश्मीर से थे, उत्तराखंड से थे, तो उसमें एक मेंबर थे महावीर त्यागी, बहुत ही वाचाल थे, बड़ा एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहता था डिस्कशन में। तो उन्हें वहाँ पर एक शायरी पढ़ी कि काश हमसे मैखानों की वो दुनिया अता होती जहाँ हिकमत पिया करते और ना पीते तो सजा होते, राइट। लेकिन हालांकि उन्होंने भी प्रोहिबिशन की बात की, लेकिन फाइनली कोई डिसीजन नहीं हो पाया। ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में है, और फिर इसे स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट बना दिया गया कि आने वाले समय में अलग अलग राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। तो कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब क्या हो गया कि व्हाट इज मॉरलिटी? तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली इट इज अ टर्म फॉर द सोशली अप्रूव्ड हैबिट्स, कि समाज में जो आते हैं उसके द्वारा अप्रूव की जाती है, सही माना जाता है ना। तो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण को ही आप अक्सर नैतिकता का नाम दे देते हैं, राइट। अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें सर ने कभी इस बुक का यूज किया होगा, हेरोडोटस नाम लिया होगा, उनकी बुक है द हिस्ट्रीज, कुछ लोग इसे हिस्टोरिका भी कहते हैं, राइट, एक अलग लैंग्वेज में।
तो इस बुक में एक रेफरेंस दिया हुआ है, एक विवरण है, एक कहानी है सच्ची, कि पर्सिया जिसे आजकल आप ईरान कहते हैं, वहाँ के एक राजा थे डेरियस, राइट। और उन्हें पता चला एक ट्राइब के बारे में जिसका नाम था कैलेसियंस। और वहाँ पर क्या होता था कि जो लड़के होते थे जब उनके फादर की डेथ हो जाती थी, है ना, तो उनकी डेड बॉडी का मांस वो खाते थे, है ना, एज ए लास्ट क्रिमेशन, अंतिम संस्कार में, प्रक्रिया में। और इससे उनके अंदर एक विश्वास था कि जो पिता की आत्मा है वो कभी नहीं मरेगी, उनके शरीर के अंदर उनके पिता की आत्मा जीवित रहेगी, हमेशा उनके साथ रहेगी, राइट। दूसरी तरफ ग्रीक पीपल थे जो अधिकांश भारतीयों की तरह अपने परिवार के मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार एक चिता पे जला करके करते थे, है ना। दे बर्न डेड बॉडी ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स ऑन फायर एज ए लास्ट रिचुअल, लास्ट क्रिमेशन। तो डेरियस ने क्या किया, उसने दोनों का एक डेलीगेशन बुलवाया। इसमें जो ग्रीक व्यक्ति थे उनका एक समूह मंडल उन्हें बुलवाया, और जो कैलेसियंस टाइप थे उनके कुछ प्रतिनिधियों को बुलाया। तो उन्होंने कैलेसियंस से कहा कि क्या आप अपने मृत पिता की बॉडी को, है ना, क्या आप जला सकते हैं अग्नि में, अगर हम आपको मुंह मांगा पुरस्कार और पैसा दे तो, संपत्ति दे तो। उन्होंने कहा आप कैसी बातें करते हैं, ऐसे तो हमारे पिता की आत्मा जल जाएगी, वो मर जाएंगे, जबकि वो, हमारा विश्वास है कि वो हमारे शरीर में हमेशा जीवित रहे, इसलिए हम उनका मांस खाते हैं। फिर ग्रीक से कहा क्या आप अपने मृत पिता के शरीर का मांस खा सकते हैं। उन्हें कहा अरे इतनी भयावह बातें आप मत करिए, आप बादशाह हैं, आपको शोभा नहीं देता, ऐसे कोई कैसे कर सकता है। तो इट मीन्स दोनों अपने को सही मान रहे हैं और दूसरे को गलत मान रहे हैं। तो क्या सही है क्या गलत। तो इट मीन्स अगर आप ग्रीनलैंड में, आप ग्रीक के साथ हैं, उनके देश में हैं, राइट, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि बॉडी को जला करके उसका अंतिम संस्कार करना सही है, राइट। और ग्रीस में अगर आप हैं, और अगर आप कैलेसियंस टाइप में हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मृत शरीर का मांस पिता का बच्चों के द्वारा खाना सही है। तो इसे कहा जाता है डू इन रोम एज रोमन्स डू, रोम में आप वही करिए जो लोग करते हैं। तो जिस समाज में जो अप्रूव्ड है वही उसके लिए सही है, और एक समाज के में रह करके उसके चश्मे से हम दूसरे की कल्चरल हैबिट्स को नहीं देख सकते। और जनरली जो होता है उसके पीछे लॉजिक्स होते हैं, है ना, वहाँ की सिचुएशंस होती हैं। इट मीन्स अगर उत्तराखंड में लोग शराब को अच्छा मानते हैं तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन उसके जिम्मेदार हैं। इस्लाम में अगर शराब को हराम कहा गया है तो उसका विकास रेगिस्तानों में हुआ, है ना, जहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, और वहाँ पर शराब पीना तो अपनी मौत को बुलाने जैसा ही होगा। तो इट मीन्स उसके रीजन्स होते हैं, उससे होता है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एस्किमोज ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी के एस्किमो थे। तो 20वीं शताब्दी क्यों कह रहे हैं कि अब एस्किमो भी आम जनजीवन में लगभग लोग प्रभावित हो गए हैं, और उनको भी जो नए तौर तरीके हैं उसके कारण उनकी जो ट्रेडिशनल लाइफ थी बहुत बदल चुकी है ना। तो 21वीं शताब्दी के एस्किमो बहुत भिन्न हैं 20वीं शताब्दी के। तो ये मेनली कहाँ पाए जाते थे, तो दे वर नेटिव ऑफ अलास्का, ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न कनाडा, एशियाटिक रसिया, ईस्टर्न साइबेरिया पाए जाते थे। तो इनमें कल्चर थी, दे यूज्ड टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी, एक व्यक्ति की एक से ज़्यादा पत्नियां होती थी। दूसरा वो क्या करते थे कि एज ए साइन ऑफ हॉस्पिटलिटी व्हेन एनी गेस्ट कम टू देयर होम, जब कोई उनके घर मेहमान आता था तो ये दे यूज्ड टू शेयर देयर वाइफ्स विथ हिम, तो उनके साथ वो अपनी पत्नियों को भी साझा करते थे। और इसके अतिरिक्त इनके यहाँ इन्फेंटिसाइड, है ना, तो शिशु हत्या प्रचलित थी, और जिसमें अक्सर लड़कियों की ही शिशु हत्या की जाती थी, उसका प्रचलन पाया जाता था। तो आज आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर देवर रीजन फॉर इट। इट मीन जिन क्लाइमेट वो रहते थे वहाँ पर माइनस में भी टेम्परेचर जाता है, राइट। तो सर्वाइवल इज़ वेरी डिफिकल्ट, और वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, उनके पास मॉडर्न मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं थे कि अपनी आबादी को नियंत्रण कर सके। तो बच्चे तो नेचुरली पैदा हो जाएंगे, लेकिन उस हार्श क्लाइमेट में एक बच्चे की देखभाल के लिए मदर को 3 से 4 साल प्रॉपर देना पड़ता था। वो खाना बदोश से अक्सर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करते थे। तो एक माँ एक समय में एक से ज़्यादा बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे हो गए, है ना, तो क्या किया जाएगा, फिर शिशु हत्या वो कर देते थे, राइट, क्योंकि वहाँ के संसाधन मीन्स ऑफ सर्वाइवल भी बहुत कम थे, और सर्वाइवल अपने आप में एक चैलेंज था। अब लड़कियों की क्यों हत्या करते थे ज़्यादा, और पॉलीगैमी क्यों प्रैक्टिस करते थे,
तो जो महिलाएं थी वो अक्सर घर पे रहते थे, शिकार के लिए जाना और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीवन यापन के साधनों को एकत्रित करना, ये किसका काम था? पुरुषों का। तो अक्सर शिकार के वक्त वो खुद ही शिकार बन जाते थे, कई बार गिर करके उनकी डेथ हो जाती थी। तो कैजुअलिटी रेट मैन में बहुत हाई था, जैसे पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में जब पुरुष कम है महिलाएं ज़्यादा है, तो पॉलीगैमी अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगी, राइट। और जब लड़कों में कैजुअलिटी रेट ज़्यादा है, तो अगर उनके पास चॉइस है शिशु में, लड़का और लड़की दोनों है, तो इसलिए वो क्या करेंगे? शिशु हत्या अगर करनी है तो किसकी करेंगे? लड़की की करेंगे। उसका कारण यह है कि पुरुष तो वैसे ही शिकार या अन्य जीवन के संसाधन में डेथ महिलाओं की अपेक्षा 3 से 4 गुना थे। तो एक संतुलन बनाए रखने का उनका तरीका था। इट व्हाट्सएवर कस्टम्स आर देयर, तो देयर रीजन फॉर दैट। वो क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है, उनकी उत्तरजीविता, उनके सर्वाइवल से जुड़ा हो सकता है। तो इट मीन जो एथिक है, एथिक्स इसको हम टोटली इलॉजिकल नहीं कह सकते। तो जो नेचर ऑफ एथिक्स आप कह सकते हैं कि जो एक मॉरल जजमेंट होता है, नैतिक निर्णय, यह हमेशा ठोस तर्क पर आधारित होता है। तो अगर एस्किमो की लाइफ ऐसी है तो उसके पीछे देयर वर सेवरल रीजंस, राइट। तो जिन भी जगह आप पाएंगे कि जनरली अप्रूव्ड है पॉलीगेमी, तो मैक्सिमम केसेस में आप पाएंगे कि वहां पर लड़कियों में या तो उनकी जन्म दर लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होगी, या लड़कों में कैजुअलिटीज ज़्यादा होंगे, है ना। जैसे इस्लामिक परंपरा आप देखिए, लगातार युद्ध में रहे और युद्ध में डेथ बहुत ज़्यादा होगी, यंगस्टर्स की होगी। तो जब युद्ध के कारण या अन्य कारणों से पुरुषों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी, तो पॉलीगैमी विल बिकम पार्ट ऑफ द लाइफ, करेक्ट। तो इन्होंने कहा कि जो मॉरलिटी है, इट नीड्स इम्पार्शियल कंसिडरेशन ऑफ ईच पर्सन इंटरेस्ट। नैतिकता में सभी शामिल पक्षों के हितों को हम ध्यान में रखते हैं, तो हम पक्षपात किसी के लिए या किसी के विरुद्ध नहीं कर सकते। तो डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियल बिहेवियर इज नॉट अलाउड। तो आवर डिसीजंस कैसे होने चाहिए? शुड नॉट बी बेस्ड ऑन फीलिंग्स, वो हमारी भावनाओं पर आधारित ना हो, क्योंकि भावनाएं क्या हो सकती है? सेल्फिश हो सकती हैं। इमोशंस कैन बी सेल्फिश। तो इट मीन्स ना ही वो हमारी कल्चरल कंडीशनिंग या हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो, राइट। तो हमारी जो निर्णय होने चाहिए वो हमारी भावनाओं पर ना आधारित होके तर्क पर होने चाहिए। इट मीन्स जो नीतिशास्त्र नैतिकता है उसका उद्देश्य क्या है? सत्य की खोज करना और ये डिसाइड करना कि आवर डिसीजंस शुड बी बेस्ड ऑन आर्गुमेंट्स एंड रीजंस। तो तर्क हो, उसके पीछे साक्ष्य हो, वो भावनाओं से निर्देशित नहीं होने चाहिए, राइट। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम थिंग्स को वैसे ही देखें जैसे हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, हमारा सोशलाइजेशन ऐसा होता है, जाने अनजाने कई पूर्वाग्रह बन जाते हैं, नज़र के ऊपर नज़रिए का चश्मा लग जाता है। हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी हैं, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, है ना। जैसे एक व्यक्ति शराब बहुत पीता, तो उसे समझाने के लिए एक डॉक्टर ने एक गिलास में शराब ली और उसमें एक अर्थवॉर्म डाल दिया, थोड़ी ही देर में मर गया। उसने कहा तुमने क्या सीखा? और उसने क्या कहा कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, राइट। तो लोग अपने अकॉर्डिंग ड्रा कर लेते हैं, ये वही सुनते हैं जो ये सुनना चाहते हैं, वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, ना कि वो कि जो उनके सामने है ना, उससे वो देख सकें। तो इट मीन्स जो हमारे डिसीजन होने चाहिए, दे शुड बी बेस्ड ऑन वैलिड रीजन एंड वैलिड आर्गुमेंट्स। हम वही देखें जो सामने है, हम वही सुने जो कहा जा रहा है। लेकिन ये डिफेक्ट सोशलाइजेशन के कारण आता है और 10 में 9 लोगों में होता है। तो कल को आप ऑफिसर बनेंगे, आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो? करेक्ट डिसीजन मेकिंग। तो आउटपुट सही हो उसके लिए जरूरी क्या है कि आपका इनपुट भी तो सही हो। इट मीन्स आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो आपका ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है, वो करेक्ट होना चाहिए, है ना। तो दैट इज़ वेरी नेसेसरी। अदरवाइज अगर नज़र के ऊपर लाल रंग का चश्मा लगा लिया तो दुनिया तो लाल दिखेगी, और किसी ने हरे रंग का चश्मा पहन लिया तो हरी दिखेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, राइट। तो वी शुड नॉट बी बायस्ड, वी शुड नॉट बी प्रिजुडिस, कोई पूर्वाग्रह न हो, है ना। और हम चीज़ों को वैसे ही देखें जैसे वो है। तो एवरी मॉरल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी। तो हर नैतिक सिद्धांत के मूल में क्या है? निष्पक्षता, है ना। और निष्पक्षता न्याय का आधारभूत सिद्धांत है। इम्पार्शियलिटी इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ जस्टिस, राइट। तो इट मीन्स
सार क्या हो गया हमारा? इंटरेस्ट ऑफ ईच पर्सन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। समाज में हर व्यक्ति के हित समान रूप से महत्वपूर्ण है, राइट। और किसी को कोई विशेष सुविधाएं न दी जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर डिस्क्रिमिनेशन हो तो उसका वैलिड रीजन होना चाहिए। जैसे हम अपने यहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो भी आपने पॉलिटी में पढ़ा था, लेकिन उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन्स होते हैं, राइट। तो इसलिए हम करते हैं। तो अगर साउंड रीजन्स हैं तब तो हम किसी के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लाइक रिजर्वेशन देना। और अगर ऐसा कोई रीजन नहीं है तो ऐसा किसी के साथ विशेषाधिकार देना, है ना, वो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा, है ना, भेदभाव कहलाएगा और आर्बिट्रेरी बिहेवियर कहलाएगा। तो यहाँ पर भी आर्बिट्रेरीनेस के लिए जगह नहीं है जब तक उसके लिए वैलिड रीजन ना हो, राइट। तो देश इफ दे आर नॉट वैलिड रीजंस फॉर गिविंग प्रेफरेंस, तो ऐसे आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन, है ना, ऐसे मनमाने व्यवहार को हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये आपने देखा कि नेचर ऑफ एथिक्स एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। अब ये आपका, जैसा आपने स्टार्टिंग में टॉपिक उसका नाम डिस्कस किया, अब ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आया हुआ है ये 2014 में यूपीएससी में एज क्वेश्चन नंबर 3 कि डिस्कस द स्टेटमेंट। और आईएएस के क्वेश्चन पीसीएस में रैम्पेंटली रिपीट होते हैं। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो पीसीएस 2023 में अगेन क्वेश्चन नंबर 18 पर ये स्टेटमेंट आया हुआ है टू डिस्कस। तो इसमें क्या कह रहा है कि सत्यनिष्ठा ज्ञान के बिना कमजोर और व्यर्थ है। तो यहाँ पे ज्ञान का मतलब क्या है? क्षेत्र विशेष के लिए आवश्यक ज्ञान। इट मीन्स फील्ड स्पेसिफिक टैलेंट, जैसे हम लोगों ने क्या कहा था, एप्टीट्यूड, अभिरुचि, है ना। तो अभिरुचि के बिना सत्यनिष्ठा जो है वो कमजोर और व्यर्थ है। तो किसी भी फील्ड में आपकी परफॉर्मेंस किससे डिसाइड होगी? आपके टैलेंट से। स्पेसिफिक टैलेंट दैट इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर, राइट। लेकिन अगर किसी के अंदर सत्यनिष्ठा नहीं है तो ज्ञान क्या होगा? खतरनाक और भयावह है। फिर अगर वो सर्जन है तो अपनी नॉलेज का यूज आर्गन ट्रैफिकिंग के लिए कर सकता है, राइट, मिसयूज कर सकता है। आप कई बार देखते हैं कि पेशेंट की डेथ हो जाती है फिर भी वेंटिलेटर पे रखे रहते हैं, घबराहट दौड़ाते रहते हैं कि आप ब्लड लेके आइए, ये दवाई लाइए, हम उस डॉक्टर को बुला रहे हैं, इतनी फीस लगेगी। और जब बॉडी स्मेल करने लगती है तब देते हैं। कई बार आर्गन ट्रैफिकिंग, बॉडी आर्गन से निकाल लेते हैं, राइट। तो उनके अंदर क्या होता है? नॉलेज तो है पर क्या नहीं है? इंटीग्रिटी नहीं है, राइट। तो इसलिए इस रिलेशनशिप को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो अगर आप जो नेम हम लोगों ने स्टार्ट में डिस्कस किया था उसे समझ गए हैं तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन पीसीएस में डायरेक्टली रिपीट हो जाता है। हम्म हम्म हम्म। हाँ, जनरली निकाल लेते हैं जहाँ पर रूल है, लेकिन कई बार किसी को आप डेट करके निकाल लें, है ना। अब इलाज हो रहा है किसी का, अब कोई दूसरा पेशेंट मिल गया जो ज़्यादा रिच है, उसे हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए और उसका एक गरीब व्यक्ति से मैच कर गया, तो अगर डॉक्टर जानबूझ के ऐसा करे, राइट। तो जहाँ पर सरकार के रूल है वहाँ पर क्या है कि जैसे कई लोगों की डिमांड है, रजिस्टर्ड डिमांड आती है कि हमें किडनी चाहिए। अब लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी, इस तरीके के खान पान है कि किडनी फेल्योर रैम्पेंट हो रहा है। तो जो डिमांड आती है एवरी ईयर लगभग 5-5.5 लाख डिमांड आ रही है इस समय। और स्वेच्छा से डोनेट करने वाले कितने लोग हैं? 5,000 तो नहीं है। तो जनरली तो लोग उनसे कंसर्न ली जाती है, लेकिन कई बार डॉक्टर धोखे से भी कंसर्न ले लेते हैं कि आप हमारे आर्गन ले सकते हैं। तो जब सरकार में होता है तो जो डॉक्टर बॉडी आर्गन्स निकालेगा, है ना, कई बार आइज भी निकाली जाती है, उनके यहाँ नकली आंखें लगा दी जाती हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। वो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग यूज नहीं करेगा, जो देखेगा पेंडिंग है जिनकी डिमांड, तो जिससे पहले किया है उसको देगा। लेकिन जो गलत तरीके से बॉडी आर्गन्स निकालते हैं तो प्रेफरेंशियल बेसिस पे अपने विशेष क्लाइंट को देते हैं, राइट, दैट इज रॉन्ग। तो अगर डेड पर्सन है उसके बॉडी ऑर्गन्स किसी और के काम आ जाए तो सही है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप स्वेच्छा से लोग बॉडी ऑर्गन्स अगर डोनेट करें तो जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो कम हो जाएगा और कोई बॉडी ऑर्गन, इट मीन्स स्मगलिंग के ऑर्गन्स के लिए जगह नहीं रहेगी, डिमांड ही समाप्त हो जाएगी। डिमांड नहीं होगी तो कोई भी बिजनेस चलेगा नहीं, राइट। तो स्टेटमेंट आपका आया हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा एथिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हमने बताया था कि इट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड टू फॉलो द पाथ ऑफ राइट। यस यस। हाँ हाँ। हम्म। नहीं, जनरली क्या होता है कि ऐसे बॉडीज जो लावारिस होते हैं, है ना, जिनका कोई क्लेम नहीं करता,
तो वहाँ पर होता है। अब बाय द वे वो पोस्टमार्टम या वो कर रहे हैं, अब कोई वहाँ पर आया ही नहीं है, तो कई बार वो अक्सर निकाल लेते हैं। ठीक है, जो भी होता है वो रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर किसी का इलाज चल रहा है तो जब उससे कंसेंट फॉर्म लिया जाता है, फॉर्म पे साइन करवाया जाता है वो, और अगर वो पेशेंट है, जैसे ऑपरेशन है, वो बेहोश है, वो खुद नहीं कर सकता, तो उसके फैमिली मेम्बर कराते हैं। लेकिन कई बार आप देखिए कि हॉस्पिटल में क्या होता है, जो आपसे कहा जाता है कि एक साइन कर दिए, तो वैसे सबको नॉर्मल चल रहा है, फिर वार्ड बॉय बिल्कुल दौड़ा दौड़ा आएगा, तो एक साइन लेते हैं ना कि अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन उसकी डेथ हो गई तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, तो आप पे बड़ा दबाव बना देते हैं। अक्सर आप बिना पढ़े जहाँ जहाँ कहता है साइन कर दिए वहीं कर देते हैं, तो उसी में बीच में ही वो आपसे एक कंसर्न लेटर पर भी साइन करा लेते हैं। जैसे मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति के साथ ऐसे, वो हमारे लोग शिक्षित हैं तो भी जागरूक नहीं है। तो जब उनके पेशेंट की डेथ हो गई तो उससे बॉडी को जब नहला रहे थे लास्ट रिचुअल से पहले, तो उन्होंने पाया कि कई कट स्टमक पे दोनों साइड है, यहाँ पर है। तो उनकी प्रॉब्लम हेड की थी, हेड इंजरी की। तो उन्होंने कहा इसकी क्या थी, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो बेचारा उनका लीवर, किडनी, हार्ट सब गायब है। और जब उन्होंने फिर ध्यान से देखा तो आंखें भी नकली लगी हुई थी पत्थर की। तो उन्होंने क्लेम किया, FIR लॉन्च कराई। तो फिर वहाँ पर वो हॉस्पिटल दिखाया कि सर इन्होंने खुद ही आर्गन डोनेशन फॉर्म पे साइन किया था, और पेशेंट की डेथ तो नेचुरल हुई है ना। तो अगर उसके बॉडी आर्गन किसी और के काम आ जाए तो दिक्कत क्या है। तो इसलिए हमेशा पढ़ के करिए। अभी जब महिलाएं डिलीवरी के लिए जाती हैं तब भी एक पेपर पर साइन कराया जाता है, तो उसमें एक लाइन ये भी लिखी होती है कि हम आपकी वीडियोग्राफी कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज में बच्चों के अध्ययन के पर्पज़ के लिए। तो अगर आपने सिग्नेचर करने से पहले उसे स्ट्रक डाउन नहीं किया है, कट नहीं किया है, तो फिर वो वीडियोग्राफी करके उसे मेडिकल कॉलेज समय यूज किया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसे प्रॉपर हमेशा पढ़ें तभी साइन करें, राइट। जो ऐसा होता है वो लावारिस बॉडीज़ के साथ होता है, जिन्हें कोई क्लेम करने वाला नहीं, या उस समय तक कोई क्लेम नहीं किया। अगर फैमिली मेम्बर हैं तो जरूर उनसे कंसल्ट लेने के बाद ही कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब यहाँ पे जो एथिक्स वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, एथिकोस। और इसकी मीनिंग क्या होती है, एराइजिंग फ्रॉम हैबिट, जो आदत से उपजा हो। और जो एक दूसरा वर्ड है करप्शन, तो व्हाट डू मीन बाय करप्शन, क्या होता है, भ्रष्टाचार। अगर आप शॉर्ट में कहना चाहें तो भ्रष्टाचार का अर्थ लिया जाता है सार्वजनिक संसाधनों और सत्ता का व्यक्तिगत हित में दुरुपयोग। तो व्हाट डू मीन बाय करप्शन, इट रेफर्स टू abuse of public resources and power for personal benefit, व्यक्तिगत हितों के लिए सार्वजनिक संसाधनों और सत्ता का दुरुपयोग भ्रष्टाचार कहलाता है। तो एथिक्स और करप्शन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू समझिए, और बढ़ते भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए ही ये पेपर आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। तो किसी देश के समाज और प्रशासन में नैतिकता के उच्च मानक हैं, तो दे आर स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स एंड मॉरल्स, तो वहाँ करप्शन नहीं होगा। एंड इफ करप्शन इज देयर, किसी सिस्टम में अगर करप्शन है तो दैट इज जस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ फेल्योर ऑफ एथिक्स, तो नीति शास्त्र की विफलता का ही प्रतीक है। जो पूरा ये पेपर करप्शन आपको एथिक्स पढ़ाया जा रहा है, तो दैट इज जस्ट एन एक्सरसाइज अगेंस्ट करप्शन, तो उसे आप भ्रष्टाचार से अलग करके नहीं देख सकते। तो करप्टस एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू ब्रेक और डिस्ट्रॉय, तोड़ना या नष्ट करना, राइट। लेकिन व्हाट इज द आयरनी, विडंबना क्या है कि आज के समय में जो डेफिनेशन एथिक्स की होनी चाहिए तो करप्शन की बन गई है। तो एथिक्स की डेफिनेशन हैबिट से निकल रहा है, और हैबिट क्या बन गया है, करप्शन, है ना। तो आप देखिए कि अभी हाल ही में जितने बड़े ऑफिसर्स के घर रेड पड़े हैं या पॉलिटिशियंस के घर, तो एक नहीं एक दर्जन मशीनों को लगाना पड़ा है पैसे गिनती करने के लिए, जिन्होंने एक एक दो दो घंटे नहीं कई कई दिनों तक काम किया, मशीनें खराब हो गई। तो इतने पैसे की किसी को क्या जरूरत हो सकती है, कोई इंडस्ट्री लगाने तो नहीं जा रहे थे। तो पैसा क्या है, बस रखा हुआ है घर में, है ना। देखा सेफ खोला, अच्छा खुश हो गए, तकिया उठाई, अरे यहाँ पे गोल्ड बिस्किट रखे हैं, सोफे पे बैठे, अच्छा इसमें भी तो ब्रिक्स हैं सोने की, और फिर सोए तो नींद नहीं आई, फिर सपने में ईडी आ गई, फिर CBI आ गई, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ये पैसा आप मरने के बाद ऊपर लेके भी नहीं जा सकते, उसका यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी नीड भी बहुत कम है। नेचर ने आपको बनाया ही ऐसा नहीं है, सोने के लिए एक ही बिस्तर एक ही रूम चाहिए, खाने की आवश्यकताएं कम है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, डॉक्टर्स बताएंगे नहीं सर आप बेड पे नहीं सो सकते, अब ज़मीन पे सोइए, वरना कमर टेढ़ी हो जाएगी, स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आप ये नहीं खा सकते, अब घी नहीं खा सकते, अब चीनी नहीं खा सकते, अब ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते। तो ना आप कंज्यूम कर सकते हैं, ना ऊपर लेके जा सकते हैं, और जिनके लिए आप छोड़ना चाहते हैं ये पैसा उन्हीं का विनाश का कारण बनेगा।
एक बार कोई फादर अपने बच्चे के माइंड में बस एक बार ये आ जाए कि मेरे पास पर्याप्त पैसा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर देखिए उस पैसे के कैसे कैसे दुरुपयोग करता है। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा गया, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। तो आप अगली जनरेशन को वैल्यूज दीजिए, टैलेंट दीजिए, है ना, नॉलेज दीजिए, ना कि पैसा छोड़ के जाइए। तो इतना पैसा उसके लिए बर्बाद लाएगा। तो पैसा किसी की यूज कर रही है, उनकी हैबिट ही बन गई है ना, कि भले ही घर में बहुत रखा है लेकिन टेबल के नीचे जब तक हाथ पे वजन ना आ जाए दूसरा हाथ सिग्नेचर करता नहीं है, राइट। तो करप्शन क्या हो गया, एक हैबिट बन गया है। और हैबिट क्या होना चाहिए था, एथिक्स को होना चाहिए था। तो हमारे यहाँ करप्शन जो है, तो ये जो भ्रष्टाचार है, ये क्या भारत में ही पाया जाता है या अन्य देशों में पाया जाता है ना, ये क्या नया है या बहुत पुराना है, हमेशा से था। क्योंकि बीमारी जितनी पुरानी होती है इलाज उतना ही लंबा चलता है। तो क्या भ्रष्टाचार आपके देश में नया है या हमेशा से था, या आपके देश के भ्रष्टाचार में और विकसित देशों के भ्रष्टाचार में कोई अंतर है? तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हुए इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी की, उसमें उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज, है ना, जैसे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका आता है, भूटान, तो वहाँ पे जो भ्रष्टाचार है उससे उन्होंने विकसित देशों के भ्रष्टाचार से कंपेयर किया। एंड ही फाइंड आउट 4 मेजर डिफरेंसेस। उसमें उन्होंने 4 अंतर बताए। कायदे से अगर देखा जाए तो मेरे अनुसार वो क्यों साउथ ईस्ट एशिया के लिए नहीं, एशिया, अफ्रीका या साउथ अमेरिका के हर देश के लिए सही है। वो हर विकासशील देश में ऐसा होता ही है। तो पहला अंतर उन्हें ये बताया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में करप्शन है ना, तो वहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ कैसा है, टॉप टू बॉटम है, ऊपर से ही करप्शन चलता है ना। तो हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुँचता है लोगों के पास। तो भ्रष्टाचार हमारे यहाँ ऊपर से होता है, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जिनमें वो भ्रष्टाचार कर सके, राइट। तो जैसे एक बार वाराणसी में एक ओवरब्रिज निर्माणाधीन था, वो तभी कोलैप्स कर गया, उस पर कई लोग घायल हुए। तो उसके बाद कुछ इंजीनियर, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स अरेस्ट भी किए गए। तो हमारे यहाँ सरकारें ऐसे मौक़ों पे जागते हैं। अब जैसे अभी लखनऊ में आपने देखा है घटना हुई है, तो एक तरीके से वहाँ पे लोग जॉब करते थे और वो गेमिंग सॉफ्टवेयर वो डेवलप किया जाता था, लेकिन मीडिया ने उसे कोचिंग बना दिया। और आजकल आप देखिए हर जगह कोचिंग पे रेड चल रही है और मैक्सिमम कोचिंग सीज कर दी गई है, लखनऊ में, दिल्ली में, कानपुर में, राइट। तो कई बार हम लोग बात कर रहे थे करप्शन की। तो हमारे यहाँ जो योजनाएं, तो मैंने उनसे पूछा, एक लखनऊ के कॉन्ट्रैक्टर, हालांकि उसका उस घटने से कोई लेना देना नहीं था। तो हमने कहा भाई जब आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होता है, दोबारा बनाना पड़ता है, ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, आप लोग भी अरेस्ट होते हो, तो ऐसे काम करते क्यों? तो मैंने कहा नहीं सर, ये रॉन्ग है, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम क्यों चाहेंगे कि हम जेल जाए, हमारी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो? तो वी प्रोवाइड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वहाँ पे कोई लोकल प्रॉब्लम हो सकती है या डिजाइनिंग फॉल्ट हो सकता है, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अब सरकार है, वो तो पब्लिक सेंटिमेंट्स को दिखाने के लिए सरकार कुछ कर रही है, तो कुछ ऐसे कार्य वो करेगी, राइट। तो हमने कहा फिर आपकी जो एक ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो, तो अलग ही कहानी कह रही है। तो अगर आप ये करप्शन नहीं करते हो तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने कहा एक्चुअली होता है कि सर कि जो कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसकी कास्टिंग ही जरूरत से ज़्यादा रखी जाती है। इट अगर कोई ब्रिज 100 करोड़ में बन सकता है तो सरकार उसकी लागत ही डिसाइड करती है 225 करोड़, 230 करोड़। तो जो ऊपर का 120 130 करोड़ है, इसमें बंदरबाट होती है, जिसे हम करप्शन कहते हैं। अदरवाइज तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम मानक के अनुसार ही बनाते हैं। हम क्यों चाहेंगे कि कोई ऐसा कोलैप्स कर जाए, हमारी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाए और हमें आगे कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, हमें जेल जाना पड़े, है ना। तो कुछ लेवल पर होता होगा लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। तो इट मीन्स हमारे यहाँ करप्शन कैसे, ऊपर से बजट बनाते वक्त, पॉलिसी बनाते वक्त, डिसीजन लेते वक्त ही करप्शन होता है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में जो उनकी टॉप डिसीजन मेकिंग है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, नीति निर्माण है, बजट मेकिंग है, वो एक ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर, है ना। तो एक वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी निष्पक्ष प्रक्रिया के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो यहाँ टॉप डिसीजन मेकिंग इज कंप्लीटली करप्शन फ्री। और हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है, ऊपर से ही करप्शन चल रहा है, राइट। सेकंड, उन्होंने ये कहा कि द ब्लैक मनी जनरेटेड इन डेवलप्ड कंट्रीज,
है ना, हैज़ व्हील्स इट यूज टू रन, एंड इन आवर कंट्री दैट इज साउथ एशियन ब्लैक मनी हैज विंग्स इट यूज टू फ्लाई, कि यहाँ पर पंख लगे होते हैं वो उड़ती है, वहाँ पर पहिए होते हैं और चलती है। तो एक उन्होंने मेटाफर यूज किया, वो एक्चुअली ये कहना चाह रहे थे जो विकसित देशों में ब्लैक मनी है तो उसका एक बड़ा हिस्सा उन्हीं की इकोनॉमी में री इन्वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज होता है, डिमांड सप्लाई गैप को कम करता है, राइट, जॉब क्रिएट करता है। तो उनकी ब्लैक मनी भी उनके काम आती है। और हमारे देश में जो ब्लैक मनी वो कहाँ जाएगी, स्विट्जरलैंड के अकाउंट में जाके जमा हो जाएगी, है ना, वो पनामा में जा करके इन्वेस्ट हो जाएगी। तो विजय माल्या, नीरव मोदी सबने घोटाले किए, सब कहाँ है, ललित मोदी सब इंग्लैंड में है, शानदार लाइफ जी रहे हैं। नवाज शरीफ कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान से इंग्लैंड चले जाते हैं। तो विकासशील देशों का जो पैसा है ब्लैक मनी वो डेवलप कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए वो रिटर्न दे रहे हैं, आपको बैंक में जमा कर दिया तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उल्टा आप ही से पैसा लेते हैं उसकी सुरक्षा पर। तो दूसरा अंतर ये बताया कि विकासशील देशों का पैसा विकसित देशों के अकाउंट में जाके जमा हो जाता है। तीसरा उन्हें बताया कि डेवलप कंट्रीज में क्या है कि एक बड़ा अच्छा उनका लीगल प्रोसीजर है और भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही तय करते हैं। तो अगर टॉप लीडर्स भी अगर करप्शन करेंगे तो उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा, उससे रिकवरी की जाएगी। जैसे इटली के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने करप्शन किया और फिर उन्हें कार्रवाई से बचने के लिए अफ्रीका जाके गुमनाम हो जाना पड़ा। अगर वहां रहते तो पक्का बाकी लाइफ वो जीवन जेल में ही बिताते। लेकिन विकासशील देशों में क्या होता है, करप्शन करने के लिए आपको प्रमोशन दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे यूपीआईएस एसोसिएशन ने एक बार एक मुहिम चलाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। उन्होंने कहा हम अपने 20 से 3 जो मोस्ट करप्ट ऑफिसर उन्हें चूज करेंगे। तीनों साल टॉप किया अखंड प्रताप सिंह ने, है ना। सरकार ने उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया जो यूपी का सबसे बड़ा पद है। और जब रिटायर हो गए तो सेवा विस्तार दे दिया, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस दे दी। यूपी हाईकोर्ट ने पूछा कि आपके पास कोई दूसरा कंपिटेंट ऑफिसर नहीं है, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं है, तो सेकंड मोस्ट करप्ट ऑफिसर थे नीरा यादव, उन्हें चीफ सेक्रेटरी बना दिया, राइट। तो ऐसे नवीन चावला, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑफिसर थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट, और ड्यूरिंग इमरजेंसी 75-77 के बीच अपोजिशन को जेल में डालना, तिहाड़ में डालना, गर्मियों में टीन के शेड में सड़ाना, जैसे ऑर्डर इन्होंने इशू किए। और लोकतंत्र का गला घोटा और उनके खिलाफ काफ़ी केसेस चलाए गए, एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन जैसे ही सरकार वापस आई उनकी, फिर से उनको प्रमोशन पे प्रमोशन दिया गया। तो जो रिटायर हो गए हो तो उसके बाद उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, भारी विरोध के बावजूद कई सांसदों के, विपक्ष के। और उसके बाद वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। तो जिसने लोकतंत्र का गला घोटा था, इट मीन्स उनके खिलाफ इतनी कमेटियां बनाई गई थी, इतने साक्ष्य और एविडेंस से, है ना, विटनेस से, कि अगर डे टू डे बेसिस पे सुनवाई हो जाती तो उन्हें कैपिटल पनिशमेंट मिलता। लेकिन ना कोर्ट की हिम्मत हुई कि उनके खिलाफ फाइलों पर एक्शन ले सके, है ना सरकार ने एक्शन लिया। और जिसने लोकतंत्र का गला घोटा उसे लोकतंत्र का गार्जियन बना दिया गया। भाई लोकतंत्र की सुरक्षा की सबसे बड़ी पोस्ट क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें वो कई साल उस पद पे रहे और कई पुरस्कार उनको मिले। और फिर अभी 1 साल पहले उनकी डेथ हो गई, नेचुरल डेथ। और इन जो केसेस थे उन पर सुनवाई कभी नहीं हो पाई। तो हमारे यहाँ जो लोकतंत्र का गला घोंटे उसे हम लोकतंत्र का संरक्षक बना देते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए आपको प्रमोशन मिलता है, रिवार्ड किया जाता है, अवार्ड किया जाता है। और चौथा डिफरेंस उन्होंने ये बताया कि डेवलप कंट्रीज में जो स्कैम्स वगैरह होते हैं जनरली कारपोरेट वर्ल्ड में होते हैं, इसका आम नागरिकों पर सीधा असर नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में बढ़ती हुई महंगाई, इन्फ्लेशन के कारण थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे यहाँ क्या होता है, मनरेगा में घोटाला होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो किसके लिए बना है, गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए, उसमें घोटाला हो जाता है, उसका चावल बांग्लादेश तक जाता है ना। तो बांग्लादेश राइफल, बीएसएफ, वो कई राज्यों की पुलिस सब उसमें कमीशन लेती है। 1 महीना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगले महीने का पूरा ब्लैक हो जाता है। तो जब केरोसिन मिलता था, है ना, तो अभी एलपीजी क्राइसिस में दोबारा शुरू किया गया, लेकिन पहले उसे बंद कर दिया गया था। तो जो केरोसिन आता था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसका यूज कहाँ होता था, वो पेट्रोल पंप पे ब्लैक में सेल हो जाता, फिर डीजल में एडल्ट्रेशन होता था, हमारी गाड़ियों को भी डैमेज करता था और एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करता था, राइट। तो मल्टीपल लेवल पर हमें डैमेज करता था। तो हमारे यहाँ क्या होगा, नीट का पेपर लीक हो जाएगा, है ना, व्यापम घोटाला, आज तक
उसमें कितने लोग बड़ा था, कितने लोग शामिल, पता ही नहीं चलता। पुलिस भर्ती घोटाला, तो जो बेरोजगार युवक है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, सालों से, उनकी नौकरी में घोटाला हो जाएगा। कहाँ घोटाला होगा? NHRM घोटाला, जो जीवन रक्षक दवाएं बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए नीचे है। तो हमारे यहाँ करप्शन क्या है? सीधे सीधे एंटी पुअर है ना, गरीबों को प्रभावित करता है, जबकि उनके यहाँ इनडायरेक्ट ही थोड़ा बहुत असर पड़ता है। तो 4 अंतर उन्हें बताए। अभी जो करप्शन है, तो ये नया तो नहीं है, राइट, सदियों से रहा है। लेकिन अगर हम एंसेंट इंडिया में जाएं, मौर्यन एम्पायर में जाएं, तो उस समय भारत में ऐसा करप्शन नहीं था, है ना। अर्थशास्त्र में कई तरीके के करप्शन जरूर बताए गए हैं, राइट, उसके सेकंड वॉल्यूम के 8 चैप्टर में। देयर 15 वॉल्यूम ऑफ अर्थशास्त्र, जैसे कौटिल्य ने लिखा है। लेकिन कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जहाँ दुनिया के हर पार्ट से लोग पढ़ने आते थे और जाके अपने देश के प्रशासन की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालते थे। तो एक ग्लोबल नॉलेज थी। लेकिन अगर हम विदेशी स्रोतों को ही माने, तो इंडिका किसने लिखी है? मेगसनीज, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, लंबे समय रहा। तो वो लिखता है कि भारत में करप्शन ही नहीं था, है ना, चोरी नहीं होती थी, डकैती नहीं होती थी, लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। और खुद एक एग्जाम्पल देता है कि कौटिल्य से मिलने उनके आवास पे गया, एक प्राइवेट विजिट थी। तो एक चिराग जल रहा था, उन्होंने उससे बुझा के दूसरा जला लिया, और जब वापस आने लगा तो फिर से जला लिया। तो उससे पूछा क्या ये कोई हिंदुस्तानी टोटका है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली आप पर्सनल विजिट पे आए थे, मैं कुछ स्टेट कवर कर रहा था राज्य का। तो उसके प्राइम मिनिस्टर थे वो, है ना, एम्पायर बिल्डर भी थे, प्रोफेसर भी थे, राइटर और थिंकर भी थे कौटिल्य। तो उन्होंने कहा कि उस चिराग में जो तेल पड़ा हुआ था, वो स्टेट ट्रेजरी से मिले पैसे का था। अब आप वापस जा रहे हैं, है ना, तो मैंने वो चिराग जला लिया जिसमें मेरे वेतन का पैसा पड़ा था। अब आप वापस जा रहे हैं, मुझे फिर से स्टेट कवर करना है, तो फिर से मैंने वो वाला चिराग जला लिया। और उसके 600-700 साल बाद फायान आता है, चीनी यात्री है, वो भी क्या कहता है कि देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ करप्शन इन इंडिया। चोरी नहीं है, अपराध नहीं है, लूट नहीं होती, लोग घरों में ताले नहीं लगाते। तो एंसेंट इंडिया में तो ऐसा नहीं था। लेकिन एक बार जब देश की लूट का सिलसिला शुरू हुआ, तो लोग यहाँ की संपत्ति, यहाँ के विकास वैभव से प्रभावित होकर आए थे। तो पहले वो सत्ता वर्ग में आया और फिर धीरे धीरे आम जनता में व्याप्त हो गया। तो आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी, है ना, उसने अपने सगे चाचा, जो उसके फादर इन लॉ भी थे, और सबसे बड़ी बात दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज खिलजी, उन्हें इलाहाबाद के पास कड़ा में बुलाया। और जब वो उसे गले मिल रहा था, तभी उसके बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। मिन्हाज सिराज लिखता है कि अभी सुल्तान का कटा सर, है ना, हरकत में ही था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन खिलजी के सर पे रख दिया गया। लोगों ने कहा यहाँ तो तुमने कर लिया, दिल्ली की जनता जिसने विद्रोह करके रजिया सुल्तान को शासक बना दिया था, वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उसने कहा वो देवगिरी का खजाना जो मैंने अभी लूटा है, वो कब काम आएगा? जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबको भारी रिश्वत दी जाए, और जनता के ऊपर जब मैं एंट्री करूँ, सोने चांदी के सिक्कों की बरसात कर दी जाए, हर बड़े अधिकारी को, इक़्तिदार को, है ना, उपहार दिए जाए। तो ऐसा ही हुआ, और सोने चांदी के सिक्कों की खनक में दिल्ली की जनता अलाउद्दीन खिलजी के अपराध को भूल गई। इसमें जनता में भी करप्शन आ गया। और कुछ समय बाद जब उसे एक बड़ी आर्मी बनाने के लिए मार्केट रिफॉर्म करने पड़े, तो एक अलग से अधिकारी अपॉइंट करना पड़ा, शहनाई मंडी, जिससे अधिकार दिए गए कि अगर कोई कम तौले तो उसके शरीर का उतना ही मांस काट लिया जाए। तो ऐसे हार्श मेजर कब लेने पड़ते हैं? जो सामान्य कानून विफल हो जाते हैं, राइट। और मोहम्मद बिन तुगलक, जो उस समय तक का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह था, कम एज में बन गया था, अलाउद्दीन खिलजी का वो खजाना जिसे मलिक काफूर ने साउथ से लाके पैसा लाके भरा था, तो एक भरा हुआ खजाना उसे मिला। और वो आर्मी जो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के खिलाफ बनाई थी, एक पावरफुल आर्मी भी मिली। तो ऐसा लग रहा था कि हम विकास के एक नए दौर में जाएंगे। उसने कोशिश भी की, उसने पेपर करेंसी, जो ऑलरेडी चाइना में एक थी, टोकन करेंसी थी, तो ऐसा नहीं था कि टोकन करेंसी वो पहले ला रहा है, उसके पहले चाइना में थी, जो पेपरस नाम के पेड़ के बनाते थे कागज, और भारत से उन्होंने कागज बनाने की कला सीखी थी। तो उसने भी एक टोकन करेंसी स्टार्ट कर दी, है ना, उसी का सिल्वर और गोल्ड बचाने के लिए अदर मेटल्स के सिक्के बनाए जाएं। लेकिन वो टकसाल को नियंत्रित नहीं कर पाया, तो लोगों ने क्या किया, घरों में सिक्के छापना शुरू कर लिया। खासकर जो ज्वेलर्स थे कुछ, तो उनके घर टकसाल बन गए। तो जब लोगों को पेमेंट करना है, तो वो टोकन कॉइन में पेमेंट करते थे, और जब वो खुद कोई चीज़ सेल करते थे, तो डिमांड करते थे कि हमें गोल्ड और सिल्वर के कॉइन दिए जाएं।
तो उसमें प्रॉब्लम आ रही, तो तुगलक ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि ठीक है, मैं टोकन करेंसी वापस लेता हूँ, आप मेरा टोकन करेंसी वापस कर दीजिए और बदले में सोने चांदी के सिक्के ले जाइए। तो लोगों में घरों में छापे सिक्के, है ना, इतिहासकार लिखते उसके महल के सामने पहाड़ बन गए सिक्कों के, और उसका खजाना जो मलिक काफूर ने भरा था वो खाली हो गया। तो अगर ये सिस्टम फेल हुआ तो क्या उसके लिए अकेले मोहम्मद बिन तुगलक जिम्मेदार था? जैसे अभी आपने देखा कि कुछ समय पहले एनडीए टर्म 1 में डिमोनेटाइजेशन किया गया, तो उसमें पेट्रोल पंप, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर, कुछ लोगों को, बैंक वालों को, है ना, कुछ अधिकार दिए गए और उन सब ने उसका दुरुपयोग किया। कई बैंक वालों ने, सारे नहीं, है ना, कुछ बैंक वालों ने जिनको करेंसी चेंज करने दिया गया, पेट्रोल पंप वालों ने, सब ने उसका दुरुपयोग किया। तो सरकार का बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन था, लगभग 30% पैसा जो प्रचलन में नहीं है ना, विच इज आउट ऑफ सर्कुलेशन, तो वापस नहीं आएगा और उतनी ही करेंसी हम रिप्रिंट कर लेंगे, तो हमें डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वेलफेयर के लिए काफ़ी पैसा मिल जाएगा। लेकिन हुआ यूँ कि जितना पैसा गवर्नमेंट ने प्रिंट किया था उससे भी ज़्यादा वापस आ गया, जो ब्लैक, जो फेक करेंसी थी, जाली मुद्रा थी, वो भी